तो मेरे भाई मेरे हिसाब से वन पीस का वाटर सेवन सागा वन पीस का पीक है। यहाँ पर ही ये ही सागा के जरिए से वन पीस पीक कर गया था और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग सागा है पूरे वन पीस सीरीज में। मैंने ये पूरे सागा के बाद बहुत सारे वन पीस में आर्क्स को एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे सागा को एक्सपीरियंस किया है, कई सारे आर्क्स को मैं वीकली बेसिस पे रीड कर रहा था। पर ये जो सागा है वाटर सेवन का, इसमें कुछ ना कुछ तो है। कई सारे लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ तेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप है, इस वजह से तू ये सब सारी चीजें बोल रहा है। पर मेरे को लगता है कि मोर देन जस्ट द नॉस्टैल्जिया ट्रिप एस्पेक्ट ऑफ इट, ये सागा परफेक्शन है। यहाँ पर ओडा ने सागा को कैसे परफेक्ट किया जाता है वो हमको दिखाया था, और यही सागा मेरे हिसाब से एक ऐसा सागा है जो ओडा का परफेक्ट सागा है, इन सेंस कि इसमें मैं कोई भी कमी नहीं निकाल सकता हूँ। इट जस्ट परफेक्ट ऑल अराउंड। मेरे हिसाब से ओडा ने वाटर सेवन सागा को बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप किया था। वाटर सेवन सागा ये पूरा शुरुआत होने से पहले के जो दो आर्क थे वो काइंड ऑफ लीड इन कर रहे थे कई सारे नैरेटिव्स के जरिए से वाटर सेवन सागा के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको स्काइपिया दिखाई देता है, स्काइपिया के बाद हमको लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आइलैंड वो पूरा सेगमेंट दिखाई देता है, जो कई सारे लोगों के लिए फेवरेट सेगमेंट नहीं है। पर ये जो दो सेगमेंट थे वो जो काम कर रहे थे वो बहुत ज्यादा क्रूशल था, क्योंकि स्काइपिया बहुत ही एक एडवेंचरस काइंड ऑफ अ जर्नी था। हमको बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें दिखाई दे रहा था स्काइपिया के सेगमेंट में। पर स्काइपिया आर्क को अगर तू देखेगा, उसमें जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नैरेटिव, इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट ओडा पुश फॉरवर्ड कर रहा था, वो ये था कि स्ट्राइड पायरेट्स का जो गोइंग मैरी है वो हैविली डैमेज लिया है, क्योंकि उन लोग नॉकआउट स्ट्रीम के जरिए से उन लोग ऊपर जा रहे थे, स्काई आइलैंड पे जा रहे थे। बाद में पूरा आग खत्म होने के बाद उन लोग बाद में नीचे भी आते हैं क्रैश करते हुए। तो उन सब सारी चीजों में हमको गोइंग मैरी बहुत ज्यादा डैमेज सस्टेन करते हुए दिखाई दे रही थी। वो इतना डैमेज सस्टेन करती है कि एक टाइम पे स्काइपिया के सेगमेंट में उस सब को एक क्लबॉटमॉन दिखाई देता है, गोइंग मैरी का स्पिरिट दिखाई देता है, जहां पर गोइंग मैरी का स्पिरिट एक हैमर लेके उस पूरे शिप को काइंड ऑफ रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी। तो स्काइपिया एज अ आर्क नैरेटिवली बहुत ज्यादा एक मैसिव आर्क है, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट ओडा ने इनकॉर्पोरेट किया था। पर ये एक एस्पेक्ट ओडा ने इनकॉर्पोरेट किया था जो बहुत ज्यादा क्रूशल था वाटर सेवन के सेगमेंट में, जो एस्पेक्ट है कि गोइंग मैरी बहुत ज्यादा ही डैमेज ले रही है ये पूरे एडवेंचर में। लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क, कई सारे लोग इसको वाटर सेवन सागा का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, और ये पूरे आर्क में, ये पूरे मिनी आर्क में, लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क में, यहाँ पर हम लोग डेवी बैग फाइट के ऊपर फोकस कर रहे थे। फॉक्सी और स्ट्राइड पायरेट्स के बीच में हमको ये कंपटीशन कंडक्ट होते हुए दिखाई देता है, जहां पर मैचेस होता है, 1-on-1 मैचेस होता है, और जो कोई भी हारता है उन लोग काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ कर सकते हैं कई सारे क्रू मेंबर्स को। तो ये जो पूरा आर्क है वो स्ट्राइड पायरेट्स के लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा था, उनके टीम को टेस्ट कर रहा था, उन लोग एज अ क्रू को टेस्ट कर रहा था। और यहाँ पर ये पूरे आर्क में हमको एक थ्रेड दिखाई दे रहा था कि क्या होगा अगर एक स्ट्राइड क्रू बेसिकली सेपरेट होता है उनके ग्रुप में से। प्लस ये आर्क के एंडिंग सेक्शन में हमको आओकीजी एंट्री मारते हुए दिखाई देता है लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आइलैंड के ऊपर। यहाँ पर हमको स्ट्राइड पायरेट्स वर्सेस आओकीजी के बीच में थोड़ा क्लैश भी दिखाई देता है। यहाँ पर स्ट्राइड पायरेट्स का कोई भी मेंबर कुछ भी मैच नहीं था हमारे भाई आओकीजी के लिए। आओकीजी एडमिरल था, और लूफी और उसका पूरा ग्रुप, उन लोग मतलब एडमिरल लेवल के आसपास भी नहीं थे। पर ये जो इंक्लूजन था आओकीजी का वो बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि ये रॉबिन के पास्ट को दिखा रहा था। क्योंकि रॉबिन क्लियरली मतलब जब वो देखती है आओकीजी को वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाती है, तो ये एक परफेक्ट सेटअप था कि रॉबिन का पास्ट धीरे धीरे से उसको कैचअप कर रहा है। रॉबिन यहाँ पर हमको घबराई हुई दिखाई दे रही थी। तो वाटर सेवन सागा स्टार्ट होने से पहले ही ओडा ने बहुत मास्टरफुल तरीके से 3 मेजर नैरेटिव्स को ऑलरेडी सेटअप कर दिया था। पहला है गोइंग मैरी का कंडीशन स्काइपिया में, लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क में हमको वो पूरा क्रू का इंटेग्रिटी के बारे में दिखाई दे रहा था, और टुवर्ड्स द एंडिंग सेक्शन ऑफ लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क हमको रॉबिन का पास्ट उससे कैचअप करते हुए दिखाई दे रहा था। हमको दिखाई दे रहा था कि रॉबिन काइंड ऑफ अपने पास से भाग नहीं सकती है बहुत देर तक। तो स्ट्राइड पायरेट्स जब इवेंचुअली वाटर सेवन में एंट्री मारते हैं तब उन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जो उनको खजाना मिला था स्काइपिया से, उन लोग उस खजाने को ट्रेड ऑफ करके कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, और वही पैसों से उन लोग उनके शिप गोइंग मैरी को रिपेयर करने वाले थे। उन लोग मतलब समझ में आ गया था कि गोइंग मैरी बहुत ही एक ब्रूटल कंडीशन में है और रिपेयर अभी बहुत ज्यादा असेंशियल
हैं। तो स्ट्रॉयड पायरेट्स वाटर 7 में एंट्री मारते हैं, उन लोग ग्रैनी कोकोरो और चिमनी से मिलते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉयड पायरेट्स पफिंग टॉम को भी देख पाते हैं जो बेसिकली एक वाटर ट्रेन है, प्लस यहाँ पर एक फ्रॉग भी उनको दिखाई देता है जो फ्रंट क्रॉल कर रहा था। ये पूरा सेगमेंट बहुत ज्यादा फनी था। पर ग्रैनी कोकोरो के जरिए से स्ट्रॉयड पायरेट्स को पता चलता है कि किस तरीके से वाटर 7 का जो पूरा आइलैंड है वो जाना चाहता है शिप बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर बहुत ही हाईली स्किल्ड शिप रैक है। ये सब सारी चीजें सुन के स्ट्रॉयड पायरेट्स के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोग अपने शिप को रिपेयर करना चाहते हैं। और स्ट्रॉयड पायरेट्स का कुछ इस तरीके से वाटर 7 आइलैंड में एंट्री भी होता है मेरे भाई। स्ट्रॉयड पायरेट्स अपने शिप गोइंग मैरी को एक रिमोट लोकेशन पे डॉक करके सब सारे लोग निकल पड़ते हैं वाटर 7 आइलैंड पे कई सारे डिफरेंट चीजें करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नामी, लूफी, उसाब तीनों लोग वाटर 7 पे ढूंढ रहे थे एक शॉप जहां पर उन लोग अपने गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। रॉबिन और चॉपर हमको साथ में दिखाई दे रहे थे। चॉपर कई सारे मेडिकल बुक्स को पिकअप करना चाहता था तो हमको रॉबिन और चॉपर साथ में दिखाई दे रहे थे। सांजे अपने आप से खुद निकल पड़ा था क्योंकि वो फूड सप्लाईज को काइंड ऑफ रिस्टोर करना चाहता था। तो हमारा भाई जोरो शिप पे अकेला था, वो यहाँ पर शिप को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब नामी, उसाब और लूफी उन लोग अपने गोल्ड को ट्रेड करके उन लोगों को फाइनली मिलता है 300 मिलियन बैरीज। और ये 300 मिलियन बैरीज 3 बक्से में हमको दिखाई दे रहा था, 3 सूटकेसेस में हमको दिखाई दे रहा था। ये 300 मिलियन बैरीज नामी, उसाब और लूफी को मुश्किल होता है प्रोटेक्ट करके रखने के लिए क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली जो बाउंटी हंटर्स है, जो उन लोग ट्रेडिशनली वाटर 7 पे जो कोई भी पायरेट्स आते हैं उनसे उन लोग पैसा चुराते हैं, उनसे उन लोग लूट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली का नजर ऑलरेडी स्ट्रॉयड पायरेट्स के पैसों के ऊपर पड़ गया था। एक टाइम पे हम देखते भी है कि फ्रैंकी फैमिली सक्सेसफुली नामी और ग्रुप से पैसा चुरा भी लेते हैं। चुरा के उन लोग एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे पर पॉली और रॉब लुची जो बेसिकली एम्प्लॉय है गाली रा के कंपनी में, उन लोग काइंड ऑफ चिप इन करके या सर्कमस्टेंसेस के वजह से उन लोग वो पूरे पैसे को रिट्रीव कर पाते हैं सक्सेसफुली। नामी, लूफी और उसाब फाइनली मिलते हैं आइसबर्ग के साथ। उन लोग आइसबर्ग को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि वाटर 7 के इनिशियल सेगमेंट में जब स्ट्रॉयड पायरेट्स मिले थे ग्रैनी कोकोरो को, तब ग्रैनी कोकोरो ने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया था लूफी को और उसने बोला था कि स्ट्रॉयड पायरेट्स जाके मिले आइसबर्ग को और उसको ये लेटर दे दे क्योंकि वो आइसबर्ग को जानती है और आइसबर्ग उनको मदद कर देगा उसके शिप बिल्डिंग के या शिप रिपेयर के प्रोसेस में। ठीक है, अब यही टाइम था जहां पर हमको वाटर 7 का जो मैसिव कंपनी है जिसको गाली ला बोला जाता है, जो कई सारे छोटे छोटे शिप बिल्डिंग कंपनीज को मिला के बनाया गया है, ये पूरे कंपनी के हमको एम्प्लॉयज दिखाई देता है, उनका डेपो दिखाई देता है, उनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हमको यहाँ पर उनके मेजर स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयज दिखाई दे रहे थे। हमको पॉली, रॉब लुची, हमको काकू, हमको आइसबर्ग के असिस्टेंट खलीफा यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ये लोगों को देख के लग रहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स है। पर जब लूफी और ग्रुप या नामी, लूफी, उसाब जब उन लोग देते हैं ग्रैनी कोकोरो का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आइसबर्ग को, आइसबर्ग उसको देखता है, वो उसको फाड़ देता है क्योंकि उसको ग्रैनी कोकोरो का लिपस्टिक ने उसके ऊपर अच्छा लग रहा था। पर हाँ, यहाँ पर हमारा भाई आइसबर्ग बोलता है काकू को कि काकू जाए स्ट्रॉयड पायरेट्स का जो शिप है जहाँ पर उन लोगों ने अपने शिप को रखा है, वहां पर जाके काकू बेसिकली एक इनिशियल असेसमेंट लेके आए कि शिप का कंडीशन क्या है, कैसे रिपेयर कॉस्ट रहेगा, क्या कंडीशन में है ओवरऑल शिप, उसको जानने के लिए आइसबर्ग भेजता है काकू का। और हमको वहां पर एनीमे में बहुत ज्यादा एक कूल मोमेंट दिखाई देता है जहां पर काकू बिल्डिंग टू बिल्डिंग कूदे जा रहा था, वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक है। ये सब सारी चीजों के बीच में फ्रैंकी फैमिली फिर से पैसा चुराने की कोशिश करती है नामी और ग्रुप के पास से। उन लोगों ने पहली बार चुराने की कोशिश किया था पर वो अटेम्प्ट फेल हो गया। ये बार उन लोगों ने गाली राम में आए हैं, उन लोग इन्फिल्ट्रेट किए हैं गाली राम में और उन लोग यहाँ पर उसाब को ही किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उसाब के हाथ में 200 मिलियन बैरीज था। फ्रैंकी फैमिली के मेंबर्स उसाब को किडनैप करके 200 मिलियन चुरा के उन लोग उसाब को मार पीट के, बहुत ही गंदी तरीके से मार पीट के उसको एक गली के साइड में फेंक के चले जाते हैं। अब इनिशियली जब फ्रैंकी फैमिली ने उसाब को किडनैप किया था तब फ्रैंकी फैमिली के लोग वहां पर उस पूरे लोकेशन पे जहां पर उसाब था वहां पर एम्प्टी सूटकेस रख के उन लोग चले जाते हैं। तो इनिशियली लूफी और नामी को पता नहीं था कि उसाब कहां पर चला गया है, उनको पता भी नहीं था कि वो किडनैप हुआ है। उन लोग उसाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ये सब सारी चीजों में और उनको ऐसे लग रहा था कि सब सारी चीजें नॉर्मल है। यही टाइम था जहां पर काकू लैंड करता है स्ट्रॉयड पायरेट्स के शिप के ऊपर गोइंग मैरी के ऊपर। जोरो इनिशियली नोटिस करता है काकू को, पर जोरो को ऐसा लगता है कि काकू बेसिकली उसाब है क्योंकि उसाब का नाक भी लंबा है, काकू का नाक भी लंबा है। तो इनिशियली जोरो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। पर हम देखते हैं कि काकू असेसमेंट लेता है, वो देखता है कि गोइंग मैरी किस
कंडीशन में है। और यहाँ पर जिस तरीके से काकू असेस कर रहा था उससे ही समझ में आ रहा था कि गोइंग मैरी का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। और इवेंचुअली जब जोरो नोटिस करता है कि काकू सब नहीं है तब वो पूछता है काकू को कि तू कौन है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो सब सारी चीजें। और काकू बताता है कि मैं असेसमेंट लेने आया हूँ गोइंग मैरी का। और काकू यहाँ पर जोरो को बताता है कि गोइंग मैरी का कंडीशन क्या है। और यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करते हैं, कट करते हैं लूफी और नामी के पास, जहाँ पर काकू सब सारा असेसमेंट करके गोइंग मैरी का असेसमेंट करके फिर से वापस आता है गाली ला के ऊपर। काकू अपने गोइंग मैरी के असेसमेंट के ऊपर ब्रीफिंग करते हुए आइसबर्ग, नामी, लूफी को वो बताता है, क्लियरली बताता है कि गोइंग मैरी को रिपेयर किया नहीं जा सकता है। उसका रीजन ये है कि गोइंग मैरी का जो कील है, जो बेसिकली बैकबोन होता है किसी भी शिप का, जो बॉटम सेक्शन है शिप का, उसने एक सिवियर हिट लिया है, वो सिवियरली डैमेज हो चुका है और उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। लूफी ऑब्वियसली यहाँ पर रिबटल करता है, लूफी ऑब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चन करता है ये पूरा असेसमेंट को लेके। लूफी बोलता है कि हमारे पास पैसा है, तेरे को जितना पैसा चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है, हम लोग गोइंग मैरी को अबैंडन नहीं कर सकते हैं, गोइंग मैरी हमारे साथ बहुत ही लंबे समय से है। लूफी हमको दिखाई दे रहा था कि वो पूरा कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो पाए। लूफी एक टाइम पे इसको लेके भी बोलता है कि अगर कील डैमेज हुआ है, सिवियरली डैमेज हुआ है, तो कील को ही रिप्लेस कर दो। लूफी ये बोल रहा था, पर हमको काकू, आइसबर्ग और पॉली बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि कील को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कील को अगर रिप्लेस करना है तो उसका मतलब ये होता है कि पूरे शिप को काइंड ऑफ एक नया शिप बनाया जा सकता है, क्योंकि कील बैकबोन है, कील मेन फ्रेम है जिसके इर्द गिर्द पूरे शिप को स्ट्रक्चर किया जाता है। कील को रिप्लेस करने का मतलब यही है कि एक नया शिप को क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी शिप आइडेंटिकल नहीं होता है। अगर गाली ला के लोग अगर आइडेंटिकल शिप बना भी देते हैं तो स्ट्राइड पायरेट्स को नोटिस होगा कि ये उनका मतलब मैरी नहीं है, ये एक कंप्लीट नया शिप है। लूफी ये सब सारी चीजें सुनने के बाद भी वो तैयार नहीं था ये सब सारे असेसमेंट को लेके। लूफी मतलब गिव अप करना चाहता ही नहीं था मैरी के ऊपर। पर इसी टाइम पे आइसबर्ग चिप इन करके वो पूछता है लूफी को कि क्या तेरे लिए सही रहेगा, क्या तेरे को सही लगेगा अगर तू जाता है एडवेंचर पे, अगर हम लोग रिपेयर करके देते हैं, काइंड ऑफ हमसे जो कुछ भी बनता है अगर वो हम करके देते हैं तेरे को गोइंग मैरी को, और तू जाता है एक नए एडवेंचर पे और वो शिप डूब जाता है, गोइंग मैरी डूब जाता है, क्या तुझको अच्छा लगेगा? शिप का पर्पस है कि वो अपने पैसेंजर्स को सेफली वो सेल करे उसके डेस्टिनेशन पे। अगर तू ऐसे ही लेके जाएगा इस शिप को और ये शिप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाता है, डेस्टिनेशन से पहले ये शिप सिंक कर जाता है, तो तू एज अ कैप्टन क्या ये तेरा डिसीजन है? क्या तू ये डिसीजन ले रहा है अपने शिप को लेके? तो लूफी मतलब चुप बैठ जाता है। ये सुनने के बाद लूफी कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। ये पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान लूफी और नामी नोटिस करते हैं कि उनके 3 सूटकेसों में से 2 सूटकेस बहुत ज्यादा ही हल्का लग रहा है। लूफी यहाँ पर मोस्ट स्पेसिफिकली उसको पहला इनिशियली नोटिस करता है जब उन लोग वो 2 ब्रीफ केस को खोल के देखते हैं, सूटकेस को खोल के देखते हैं तो उनमें पैसा ही नहीं था। तो दोनों लोग, नामी और लूफी दोनों लोग एक्सट्रीमली शॉक में थे। यहाँ से लोग कट करके जाते हैं उसब के पास। नामी डिस्कवर करती है उसब को। उसब बहुत ही बुरी हालत में हमको एक गली के साइड में लेटा हुआ दिखाई दे रहा था, वो कंप्लीटली नॉकड आउट हमको दिखाई दे रहा था। उसब पेपर बहुत ही बुरी हालत में था। फ्रैंकी फैमिली के लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा मारा था उसब को। नामी जाती है उसब के पास, पूछती है उसको कि क्या तू सही है? यहाँ पर हम देख रहे थे कि उसब यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर वो बीटन अप नहीं हुआ था, फिजिकली सिर्फ उसने मार नहीं खाया था, उसने मेंटली भी यहाँ पर मार खाया था। वो रोते हुए नामी को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैंने पैसा चुराने दिया, मेरे से पैसा चुरा के लोग चले गए, मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर पाया, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं रेस्ट ऑफ द क्रू को अभी क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सब सारी चीजें काइंड ऑफ उसब यहाँ पर अपने सेल्फ वर्थ के बारे में सोच रहा था और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो नामी यहाँ पर उसब के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। नामी यहाँ पर उसब को बोलते हैं कि तू यहाँ पर ही रुक, मैं जाके सब सारे क्रू मेंबर्स को बताती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, बाद में सब सारे लोग जाके फ्रैंकी फैमिली को एक सबक सिखाएंगे। नामी यहाँ पर उसब को रख के एक जगह पे रख के वो जल्द से जल्द क्रू के पास जाने की कोशिश करती है और हम उसब को देख रहे थे कि उसब कंप्लीटली बहुत ही एक बैड शेप में था। पर यहाँ पर उसब नेक्स्ट मूव क्या करता है, उसब यहाँ पर एक्सट्रीम ब्रेवरी दिखाता है। वो खुद से अकेला जाता है वो फ्रैंकी हाउस के ऊपर, वो अकेला रेड डालता है फ्रैंकी हाउस के ऊपर। यहाँ पर वो फ्रैंकी हाउस पे गया था क्योंकि उसको उसका 200 मिलियन बैरी चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, उस सब को पता है कि वो 200 मिलियन बैरीज बहुत ज्यादा क्रूशल है उसके शिप को ठीक करने के लिए। इस वजह से वो मतलब पूरा जान डाल रहा था इसमें। मैंने जब पहली बार देखा था वो सबको रेड डालते हुए फ्रैंकी हाउस के ऊपर, मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि वो सब यहाँ पर ज्यादा कुछ कर पाएगा, पर मैं उसके
ब्रेवरी को लेके बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट कर रहा था यहाँ पर उसप बहुत ही एक इमोशनल राउट यहाँ पर ओढ़ा लिया था ये पूरे सिचुएशन को लेके। हम देख रहे थे कि उसप फाइट करने की कोशिश कर रहा था फ्रैंकी ब्रदर्स के साथ, वो फ्रैंकी के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर फ्रैंकी ब्रदर्स और उनके मिनियंस ही उसप के लिए काफी थे। वो लोग उसप को फिर से मारे जा रहे थे, उसप कोशिश करे जा रहा था, वो रोए जा रहा था। वो फ्रैंकी और फ्रैंकी ब्रदर्स को बताता है कि वो 200 मिलियन क्यों उसको चाहिए, किस वजह से उसको चाहिए, वो शिप के बारे में भी बताता है। पर फ्रैंकी ज्यादा कुछ केयर नहीं करता है, फ्रैंकी और फ्रैंकी ब्रदर्स ज्यादा कुछ केयर नहीं करते हैं। उन लोग हंस रहे थे उसप के ऊपर, उसप को लेके उन लोग ऐसा बोल रहे थे कि स्ट्राइड पायरेट्स का ये बंदा है और स्ट्राइड पायरेट्स बहुत ज्यादा वीक है। तो उसप का यहाँ पर उन लोगों ने मेंटली, फिजिकली और उसका प्राइड, सब सारी चीजें यहाँ पर शैटर्ड हो गया था। फ्रैंकी फैमिली उसको मार पीट के बाहर फेंक देते हैं, फ्रैंकी हाउस के बाहर ही फेंक देते हैं। अब यहाँ पर फ्रैंकी को भी 200 मिलियन बैरिश चाहिए था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से 200 मिलियन बैरिश इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इकट्ठा कर नहीं पा रहा था, क्योंकि लाइफस्टाइल उसका ऐसा है कि जब कभी भी उसके पास पैसा आता था तो वो पैसा उड़ा देता था। तो फ्रैंकी 200 मिलियन कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर फ्रैंकी 200 मिलियन इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि वो कुछ ब्लैक मार्केट से खरीदना चाहता था। और यहाँ पर जब वो उसप को बेसिकली ठोक देता है, उसके ठीक बाद फ्रैंकी, मोजू और कीवी, जो उसके दो पार्टनर्स है जिसके साथ वो हमेशा सुपर करते रहता है, उनको लेकर वो निकल पड़ता है इसी पूरे प्रोडक्ट को जिसको वो खरीदना था मार्केट से, ब्लैक मार्केट से, उसको सिक्योर करने के लिए वो बेसिकली निकल पड़ता है, परचेस करने के लिए निकल पड़ता है। वो नामी जाके यहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्रू को बताती है किस तरीके से फ्रैंकी फैमिली ने उनका पैसा चुरा के उस सबको मार पीट के बहुत ही एक बुरी कंडीशन में डाल दिया है। रेस्ट ऑफ द क्रू ये जब बात सुनते हैं तब उन लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उन लोग फ्रैंकी हाउस को लोकेट करते हैं और उन लोग वहां पर फ्रैंकी हाउस पे जब पहुंचते हैं, उस लोकेशन पे जब उन लोग पहुंचते हैं, तब उन लोग उस सब को बहुत ही एक बुरी कंडीशन में देखते हैं। उस सब बहुत ही यहाँ पर ब्लीड कर रहा था, यहाँ पर उस सब अनकॉन्शियस यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा था। सांजी, जोरो, लूफी, चॉपर, ये चारों लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं जब उन लोग उस सब को उस कंडीशन में देखते हैं। मेरे भाई इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कम्प्लीटली एक हाइप मोमेंट था। यहाँ पर हमको वॉक ऑफ हॉल ऑफ फेम दिखाई दे रहा था, जिस तरीके से चॉपर, लूफी, सांची, जोरो जिस तरीके से चल के जाते हैं फ्रैंकी हाउस के पास, यहाँ पर ये चारों लोग जाके एब्सोल्युटली इनाइलेट कर देते हैं फ्रैंकी फैमिली को। कोई भी मैच नहीं था फ्रैंकी फैमिली में से, और फ्रैंकी फैमिली इनिशियली थोड़ा हल्के में ले रहे थे स्ट्राइड पायरेट्स को, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उसप अगर बहुत ज्यादा वीक है तो सब सारे रेस्ट ऑफ द क्रू भी बहुत ज्यादा वीक होगा। तो ऐसा उन लोग, मतलब उनको ऐसा लग रहा था, उन लोग हंस रहे थे जब ये चारों लोग आते हैं। पर जब ये चारों लोग आके उनको ठोकते हैं उसके बाद उन लोग नहीं हंस रहे थे, सब सारे लोग रो रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चारों लोग आके पूरे फ्रैंकी हाउस को ही डिमोलिश कर देते हैं मेरे भाई, जो बहुत ज्यादा क्रेजी था। अब ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रैंकी नहीं था, क्योंकि फ्रैंकी ब्लैक मार्केट में चला गया था, वो बेसिकली एक प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता था, तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं था। रेस्ट ऑफ द फ्रैंकी फैमिली को यहाँ पर हमारे जोरो, सांजी, लूफी, चॉपर ने ठोक दिया था मेरे भाई। यही मोमेंट पे जब स्ट्रॉ हैट के क्रू ने ठोक दिया था फ्रैंकी हाउस को, यही मोमेंट था जहाँ पर लूफी डिसाइड करता है कि अच्छा चलो मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। एज अ कैप्टन लूफी यहाँ पर डिसाइड करता है, एक हार्ड डिसीजन वो लेता है कि गोइंग मैरी को हम लोग यहाँ पर स्क्रैप करेंगे, हम लोग एक नया शिप परचेस करेंगे और हम लोग हमारे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही एक टफ डिसीजन था, पर यही मोमेंट पे हमारे भाई लूफी को हम लोग ये डिसीजन लेते हुए देख रहे थे। अब ये सब सारी चीजें जब हो रहा था उससे पहले ही साइपरपोल के एजेंट कांटेक्ट में आते हैं निको रॉबिन के। साइपरपोल के एजेंट एक डील कट करते हैं निको रॉबिन के साथ, और इस वजह से हमको मेजॉरिटी ऑफ द 47 के इनिशियल सेगमेंट में निको रॉबिन दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि निको रॉबिन कोऑपरेट कर रही थी साइपरपोल के एजेंट के साथ। स्ट्राइड पायरेट्स काइंड ऑफ ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे कि निको रॉबिन कहां पर है। तो ऑलरेडी स्ट्राइड पायरेट्स एक मेंबर शॉट थे निको रॉबिन के रूप में, और ये पूरे सिचुएशन को और भी ज्यादा हम लोग वर्स होते हुए देख रहे थे। गोइंग मैरी के शिप के ऊपर जो कुछ भी घड़ा, गोइंग मैरी शिप के ऊपर सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स के मेंबर्स फिर से रीग्रुप करते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। हमको यहाँ पर उसब भी अपने कॉन्शियसनेस में आते हुए दिखाई दे रहा था। उसब जैसे ही कॉन्शियसनेस में आता है वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने पैसा खो दिया, वो हमको यहाँ पर रोते हुए दिखाई दे रहा था। वो गोइंग मैरी के बारे में बात कर रहा था कि किस तरीके से, क्योंकि अभी पैसा नहीं है उनके पास, या 200 मिलियन चुरा लिया गया था, इस वजह से उन लोग रिपेयर ना कर पाए गोइंग मैरी शिप को, ये उस सब का कंसर्न था। यहाँ पर वो हमको फुट के रोते हुए दिखाई दे रहा था। और सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स क्योंकि एक ही रूम में थे अपार्ट फ्रॉम निको रॉबिन। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी बताता है उस सबको कि उन लोग एक नया शिप लेने वाले हैं, उन लोग गोइंग मैरी को त्याग
के गोइंग मैरी को गुड बाय बोल के उन लोग एक नया शिप लेंगे और उन लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे, ये बताता है लूफी उसप को। उसप यहाँ पर डिनाइल में था, उसप को लगता है कि लूफी यहाँ पर मजाक कर रहा है, पर जब उसप लूफी का फेस देखता है उसको समझ में आ जाता है कि लूफी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस है। उसप यहाँ पर लूफी को क्वेश्चन करने लगता है इमीडिएटली कि क्यों लूफी गोइंग मैरी को रिपेयर नहीं कर रहा है, क्या उसने जो पैसा खो दिया है उस वजह से हम लोग रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं गोइंग मैरी को। उसप यहाँ पर मतलब कंप्लीट डिनाइल में था। लूफी और उसप के बीच में थोड़ा बहस होने के बाद लूफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता है उसप को कि गोइंग मैरी कोई भी कंडीशन में नहीं है सेल करने के लिए। शिप राइट ने बताया है हमको कि किस तरीके से गोइंग मैरी अपने नेक्स्ट आइलैंड तक भी वॉयज नहीं कर सकता है। अगर हम लोग लेके जाते हैं गोइंग मैरी को तो वो बेसिकली हाफ वे थ्रू ही सिंक कर जाएगी, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं है गोइंग मैरी को रिपेयर करने के लिए। इस वजह से हम लोग नया शिप ले रहे हैं। लूफी उसको बताते भी है कि ये मेरे लिए बहुत ही एक हार्ड डिसीजन था पर मेरे को ये लेना पड़ा। वो सब लूफी की बातें सुन के वो यहाँ पर लूफी से 3 चीजें पूछता है। पहला ये है कि लूफी कैसे इतने आसानी से गाली ला के शिप रैक्स के ऊपर भरोसा जता रहा है शिप को लेके कि ये शिप रिपेयर नहीं हो सकता है। मे बी गाली ला के जो शिप रैक्स है उन लोग काइंड ऑफ शिप बेचना चाहते हैं, वो एक काइंड ऑफ सेल पिच कर रहे हैं उन लोग। दूसरा बात ये है कि उस सब के हिसाब से गोइंग मैरी उनके नाकामा की तरह है, उनके फ्रेंड की तरह है और गोइंग मैरी ने उनको बहुत सारे जर्नी पे लेके गया है और ऐसे ही उन लोगों को डिसगार्ड नहीं करना चाहिए उनके दोस्त को जो है गोइंग मैरी। उस सब का यहाँ पर तीसरा पॉइंट था कि उस सब के हिसाब से लूफी नाटक कर रहा है गोइंग मैरी के लिए केयर करने का, वो मतलब केयर नहीं करता है गोइंग मैरी के लिए। लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है नए शिप को परचेस करने के लिए। अब यहाँ पर लूफी के पर्सपेक्टिव में लूफी बोल रहा था उस सब को कि उस सब शिप राइट नहीं है, उस सब को पता नहीं है कि कैसे शिप को रिपेयर किया जा सकता है और उस सब को पता नहीं है कि शिप का कंडीशन एक्चुअल में क्या है। प्रोफेशनल शिप राइट्स ने बोला है कि शिप सेल नहीं कर पाएगा, शिप बियॉन्ड रिपेयर है, तो वो सही ही होगा। दूसरा पक्ष जो लूफी का था यहाँ पर वो ये था कि लूफी एज अ कैप्टन, स्ट्राइट पायरेट्स का कैप्टन, वो बहुत ज्यादा हमको यहाँ पर असर्टिव दिखाई दे रहा था और उसने वो डिसीजन लिया है कि हम लोग नया शिप लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उन लोग करेंगे वैसा। लूफी का जो तीसरा पॉइंट था यहाँ पर वो ये था कि सब सारे लोगों के लिए बहुत ही एक डिफिकल्ट डिसीजन है, सब सारे लोग बहुत ही हैवीली फील करते हैं गोइंग मैरी के लिए, तो उसप अकेला नहीं है। लूफी बोलता है उसप तो अकेला नहीं है कि तू फील कर रहा है गोइंग मैरी के लिए, हम सब सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट है पर ये हमको करना पड़ रहा है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट लूफी और उसप के बीच में इतना हीटेड हो गया था। एक टाइम आता है जहां पर लूफी बोलता है उसप को कि अगर तेरे को पसंद नहीं आता है कि ये क्रू में क्या चल रहा है, ये क्रू के डिसीजंस तेरे को पसंद नहीं आता है तो ये पूरे क्रू से तू बेसिकली निकल सकता है। ऐसे वो बोलने वाला था कि तू ये पूरे शिप को छोड़ के जा सकता है। ये बोलने से पहले ही सांजी अपने आप को इन्वॉल्व करके वो लूफी के ऊपर किक मार देता है, पर ये डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, लूफी के मुंह से ये निकल चुका था और ये मतलब लूफी फिर से वापस नहीं ले सकता था। ऑल्दो लूफी यहाँ पर इमीडिएटली सांजी किक करने के बाद वो अपोलोजाइज करता है उसप को, पर ये टाइम पे उसप मतलब कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया था। उसप बोलता है कि वो क्रू के स्ट्रेंथ के साथ कीप अप नहीं कर सकता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो बहुत लंबे समय से सोच रहा था ये सब सारी चीजें। उसप के हिसाब से अगर लूफी गोइंग मैरी को डिसगार्ड कर सकता है जो अभी वीक कंडीशन में है, और अगर वो गोइंग मैरी को वीक कंडीशन में डिसगार्ड कर सकता है तो वो अपने दोस्त के साथ भी वैसा ही कर सकता है, वो उसके साथ भी वैसा ही कर सकता है। उसप बोलता है कि वो बोझ नहीं बनना चाहता है पूरे क्रू के ऊपर, ऑल्दो उसप बिलीव करता है कि लूफी किंग ऑफ द पायरेट बनेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे उसप यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बोलता है कि जो उनके बीच में एक टाई था, जो उनके बीच में जो एक रिश्ता था, वो मतलब उसको एंकर कर रहा था वो शिप, क्योंकि हमको पता है कि वो शिप कितना इंपॉर्टेंट है उसप के लिए। और उसप यहाँ पर अपने दिमाग में कंटेम्पलेट कर रहा था जब उसने स्ट्राइट पायरेट्स को ज्वाइन किया था, तब उसप के हिसाब से जोरो और लूफी और नामी ने उसको ज्वाइन करने दिया क्योंकि वो शिप था एट द एंड ऑफ द डे, वहां पर वो शिप था और उन लोगों ने उसप को एज अ पीटी की तरह ज्वाइन करने दिया। ये उसप के दिमाग में चल रहा है। और वो जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि उनका रिश्ता सिर्फ ये शिप टाइन कर रहा था। उसप फाइनली डिक्लेयर करता है कि वो क्रू छोड़ के जा रहा है, हमको वो वॉकआउट करते हुए दिखाई दे रहा था। ही शट द डोर ऑन एवरी स्ट्राइट पायरेट मेंबर्स, और यहीं पर ही वो चैलेंज करता है लूफी को फाइट के लिए ताकि वो गोइंग मैरी को एक्वायर कर पाए। वो बोलता है कि मैं 10 बजे ठीक यहाँ पर ही आऊंगा, यही लोकेशन पे आऊंगा और हम लोग फाइट करेंगे शिप के लिए। तो ये ऑलरेडी फाइट मोशन में चले गया था। हालांकि यहाँ पर सांजी, चॉपर, नामी कोशिश करते हैं सिचुएशन को कंट्रोल में
सामने लाने के लिए कुछ भी ऐसा होता नहीं है। जोरो यहाँ पर साइड लाइन पे रुक के सब सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। ये पूरे फाइट से पहले नामी जाके लूफी को परसुएट करने की कोशिश कर रही थी कि फिर से चीज को पैचअप किया जाए, लूफी जाके बात करे उसब के साथ, वो अपोलोजाइज करे उसब को। ये सब सारी चीजें नामी बोल रही थी हमारे भाई लूफी को। लूफी बोलता है कि ये सब सारी चीजें अभी पॉसिबल नहीं है, अगर बातचीत से ही चीजें सॉल्व हो सकता था तो अभी हम लोग ये सिचुएशन में होते ही नहीं, जो मतलब फैक्चुअल बात है। ठीक 10 बजे लूफी और उसब एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं फिर से। यहाँ पर हमको फेस ऑफ दिखाई दे रहा था उसब और लूफी के बीच में। मेरे को ऐसा लगा था कि ये फाइट ज्यादा कुछ क्रेजी फाइट नहीं होगा, लूफी काइंड ऑफ वन शॉट कर देगा उसब को, पर ये फाइट हाईली एंटरटेनिंग था मेरे भाई। ये लूफी और उसब के बीच में फाइट फनी था, सिली था, इमोशनल था और काइंड ऑफ प्रॉपर हमको यहाँ पर फाइट दिखाई दे रहा था। उसब यहाँ पर लूफी को बोलता है कि वो उसको हल्के में ना ले, क्योंकि उसब को पता है कि कैसे लूफी फाइट करता है। यहाँ पर लूफी कोई एक अनजान अपोनेंट के साथ फाइट नहीं कर रहा है। ये बैटल के इनिशियल सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कि लूफी पंच मारने जाता है उसब को। उसब यहाँ पर नाटक करता है कि वो ब्लीड कर रहा है, वो कफ कर रहा है ब्लड। यहाँ पर लूफी हेजिटेट करता है उसब के ऊपर अटैक करने के लिए। ये सब सारी चीजें देख के और हम देखते हैं कि उसब कई सारे फर्स्ट अटैक मार पाता है लूफी के ऊपर। यहाँ पर उसब जिस तरीके से ये पूरे बैटल में अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, क्योंकि उसब यहाँ पर स्नाइपर है तो वो अपने काइंड ऑफ एडवांटेज के ऊपर खेल रहा था। यहाँ पर उसब ये बैटल में लूफी के ऊपर कई सारे फायर अटैक मारता है, वो लूफी के ऊपर कई सारे शूरिकेन अटैक मारता है, वो लूफी के ऊपर अंडा मारता है, वो लूफी के ऊपर स्पाइक्स मारता है। ग्राउंड पे हमको स्पाइक्स दिखाई दे रहा था तो लूफी अपना फुटिंग मेंटेन करके नहीं रख पा रहा था ग्राउंड के ऊपर। प्लस यहाँ पर जो एक जीनियस स्ट्रेटेजी था उसब का वो ये था कि वो डायल्स यूज कर रहा था। एक टाइम पे वो ब्रेड डायल को यूज करके वो कई सारे गैस को लीक करता है एटमॉस्फेयर में, और क्योंकि लूफी के ऊपर उसने पहले इनिशियली अंडा मारा था इस वजह से लूफी उसको सेंस नहीं कर पा रहा था, वो मतलब गैस को सेंस नहीं करता है। तो उसी का फायदा उठा के हमारा भाई उसब बहुत ही एक मैसिव ब्लास्ट भी यहाँ पर करवाता है। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस था जिस तरीके से उसब यहाँ पर फाइट कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा ही इंप्रेस था उसब को देख के। पर लूफी यहाँ पर अपना बजूका मारने की कोशिश करता है उसब के ऊपर और मेरे को ऐसा लगा कि ये फाइट खत्म हो जाएगा यहाँ पर ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई उसब ने इम्पैक्ट डायल के जरिए से लूफी का पूरा इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करके वो वही काइंड ऑफ इम्पैक्ट रिलीज करता है लूफी के ऊपर। ये सीधा ब्लाइंड स्पॉट पे लूफी के सीधा सिर के ऊपर ये अटैक था, जो बहुत ज्यादा ब्रूटल अटैक था मेरे हिसाब से। बट लूफी यहाँ पर नीचे जाने वाला नहीं था। अब देखते हैं कि लूफी अपना फाइनल गम पिस्टल अटैक मार के हमारे भाई उसब को एक्सट्रीमली नॉकआउट कर देता है और ये पूरा बैटल यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। लूफी उसब को हराने के बाद वो सबको बोलता है कि तुझको पता था, मतलब लूफी बोलता है कि उसब को भी पता था कि वो कभी भी उसको हरा नहीं सकता है, लूफी को हरा नहीं सकता है, पर फिर भी उसने फाइट किया। लूफी बोलता है कि ये जो शिप है वो तू रख सकता है, हम लोग सब सारे लोग ये शिप को छोड़ के चले जाएंगे, ये शिप तेरा है, तू रख अपना ये शिप। और बाद में हमको लूफी वॉक करते हुए दिखाई दे रहा था गोइंग मैरी के पास और वो रोते हुए हमको दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा पेनफुल था उसके लिए, ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था। लूफी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल है मेरे लिए, पर जोरो वहां पर खड़े रुक के बोलता है कि तेरे को यहाँ पर स्ट्रांग रुकना पड़ेगा क्योंकि तू कैप्टन है, हम लोग तेरे ऊपर ही रिलाई करेंगे, अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये पूरा सीन मतलब ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड था यार। ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन है पूरे वन पीस में। ये सब सारी चीजों के बीच में हम लोग निको रॉबिन और एक CP9 एजेंट के मेंबर को जाके असैसिनेट करते हुए, असैसिनेशन का अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं। आइसबर्ग के ऊपर एक CP9 का एजेंट निको रॉबिन के प्रेजेंस में शूट करता है आइसबर्ग को उसके शोल्डर पे। अब यहाँ पर आइसबर्ग का डेथ हुआ नहीं था, पर आइसबर्ग अपने आंखों के सामने निको रॉबिन को देख पाता है और ऑलरेडी आइसबर्ग निको रॉबिन को लेके काफी कंसर्न था, काफी वेरी था। उसका वांटेड पोस्टर, निको रॉबिन का वांटेड पोस्टर उसके रूम में था आइसबर्ग के। तो ये पूरे इंसिडेंट के बाद होता क्या है कि आइसबर्ग बताता है सब सारे लोगों को कि निको रॉबिन इन्वॉल्व थे, और क्योंकि निको रॉबिन इन्वॉल्व थी इस वजह से सब सारे मतलब वाटर 7 में ये न्यूज फैल जाता है कि स्ट्राइड पायरेट्स रिस्पॉन्सिबल थे आइसबर्ग के असैसिनेशन को लेके। अब यही टाइम था जहां पर निको रॉबिन सांजी और चॉपर के सामने आके निको रॉबिन सांजी और चॉपर को बताती है कि किस तरीके से वो स्ट्राइड पायरेट्स को छोड़ के जा रही है, और वो बोलती है सांजी और चॉपर को कि वो उनके पीछे पीछे ना आए। सांजी और चॉपर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि निको रॉबिन ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि निको रॉबिन ने कुछ भी एक क्लियर रीजन नहीं दिया था ये सब सारी चीजों को लेके। पर ये पूरा सीन काफी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड था। जब निको रॉबिन बताती है सांजी और चॉपर को कि वो छोड़ के जा रही है, तब वो पीछे मुड़ के जब वॉक करते हुए हमको दिखाई दे रही थी सांजी और चॉपर से दूर, तब वो काइंड ऑफ
के एक डार्क स्पेस में जा रही थी। वहां पर जो इस तरीके से उसका वॉक था वो काफी हमको दिखा रहा था कि वो डार्कनेस की तरफ जा रही है। प्लस हमको यहाँ पर सांजी का एक फेमस मोमेंट भी दिखाई देता है। जब वो निको रॉबिन की बातें सुनता है तब सांजी चॉपर को बोलता है कि एक सच्चा मर्द लड़की के या एक लड़की के झूठ को माफ कर देता है। अ ट्रू मैन फॉरगिव्स अ वुमन्स लाई, ऐसा कुछ बोलता है यहाँ पर सांजी, जो मतलब कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो काफी एक कूल पैनल भी था। सांजी और चॉपर जाके रेस्ट ऑफ द स्ट्राइड पायरेट्स को बताते हैं कि किस तरीके से रॉबिन स्ट्राइड पायरेट्स या उनके क्रू को छोड़ के जा रही है। ऑलरेडी वो सब क्रू को छोड़ के चले गया था, तो ये बहुत ही एक सीरियस मोमेंट था पूरे क्रू के लिए, क्योंकि सब सारे लोग सोच रहे थे कि उनके साथ क्या चल रहा है। नामी यहाँ पर स्पेसिफिकली बोलती है कि जब से उन लोग ये पूरे आइलैंड पे आए हैं सब सारी चीजें गलत ही चल रहा है उनके साथ। प्लस क्योंकि उन लोगों ने गोइंग मैरी ऑलरेडी वो सबको दे दिया था, तो उन लोग वाटर 7 में एक होटल में रुके हुए थे। तो यहाँ पर जब लूफी सुनता है कि रॉबिन छोड़ के चली गई है तो लूफी मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ये इंस्टेंस में लूफी को पता नहीं है कि क्यों निको रॉबिन छोड़ के जा रही है। उसको रीजन पता नहीं है कि क्यों ऐसा ये हो रहा है। तो लूफी कोई भी हालत में निको रॉबिन को मतलब ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था, क्योंकि वो कैप्टन है। अगर क्रू छोड़ के किसी को जाना है तो उसके साथ बात करके जाना पड़ेगा। हमारे भाई लूफी का यहाँ पर मानना यही था। अब क्योंकि वाटर 7 में स्ट्राइड पायरेट्स के ऊपर ये चार्ज लगाया गया है कि आइसबर्ग को उन लोगों ने असैसिनेट करने का अटेम्प्ट किया था, इस वजह से सब सारे वाटर 7 में जो लोग हैं वो सब सारे लोग स्ट्राइड पायरेट्स को ढूंढ रहे हैं। और आइसबर्ग बहुत ही एक मेन बंदा है, वो मेयर है पूरे वाटर 7 का, तो सब सारे लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लूफी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं था कि निको रॉबिन जाके उसने काइंड ऑफ इसमें सब सारी चीजों में रोल प्ले किया है। हमारा भाई लूफी जाके फेस टू फेस बात करना चाहता था आइसबर्ग के साथ, तो वही वो हमको करते हुए दिखाई देता है। वो ब्रॉड डे लाइट में वो आइसबर्ग के रूम में काइंड ऑफ बार्जिन करते हुए हमको दिखाई देता है। शीशा तोड़ के वो बेसिकली रूम के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि लूफी और आइसबर्ग के बीच फाइनली कॉन्वर्सेशन होता है। यहाँ पर लूफी जानना चाहता था कि क्या निको रॉबिन सच में प्रेजेंट थी उसके असैसिनेशन में, मतलब लूफी बिलीव नहीं कर रहा था। तो आइसबर्ग डायरेक्टली बताता है लूफी को कि वो निको रॉबिन का चेहरा बहुत लंबे समय से उसको पता है और उसने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है। वो निको रॉबिन ही थी जो उस बंदे के साथ में थी जिसने बुलेट काइंड ऑफ चलाया हमारे भाई आइसबर्ग के ऊपर। लूफी ये सब सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा शॉक में था। लूफी यहाँ से एस्केप करता है, आइसबर्ग के रूम से एस्केप करता है आइसबर्ग की बातें सुन के। पर यहाँ पर लूफी फिर से मुश्किल में गिर जाता है। सब सारे वाटर 7 के लोग काइंड ऑफ चेस कर रहे थे हमारे भाई स्ट्राइड पायरेट्स को, मोस्ट स्पेसिफिकली यहाँ पर लूफी को। पर यही टाइम था जहाँ पर फ्रैंकी वापस आ गया था। वो गया था अपना डीलिंग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ब्लैक मार्केट में किसी आइटम को परचेस करने के लिए वो गया था। तो वो वापस आके जब देखता है कि फ्रैंकी हाउस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसको पता चलता है कि स्ट्राइड पायरेट्स आके उसके लोगों को मार के गए हैं। तो बेसिकली हमारा भाई फ्रैंकी यहाँ पर आता है, वो कन्फ्रंट करता है डायरेक्टली लूफी को। और फ्रैंकी और लूफी का कन्फ्रंटेशन काफी एपिक था, क्योंकि लूफी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था फ्रैंकी को लेके, क्योंकि लूफी के दिमाग में चल रहा था कि अगर फ्रैंकी के लोगों ने उस सबको किडनैप नहीं किया होता, उनके पैसे को किडनैप नहीं किया होता, तो ये सब सारी चीजें नहीं हुआ होता। तो यहाँ पर हम लोग पहली बार देख रहे थे कि लूफी मतलब बेसिकली उन्होंने रिवेंज लेना चाहा था फ्रैंकी के ऊपर। और फ्रैंकी भी बहुत ज्यादा हमको गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका घर मतलब उसका जो हाउस था और उनके लोग थे वो मतलब कंप्लीटली स्ट्राइड पायरेट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फ्रैंकी वर्सेस लूफी के फाइट में ये फाइट काफी एक इवनली मैच्ड हमको फाइट दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि फ्रैंकी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था ये टाइम पे। फ्रैंकी का बॉडी पूरा का पूरा बॉडी मेटल का बना हुआ था। तो दोनों लोग फ्रैंकी और लूफी, दोनों लोग जो वाटर 7 के लोग थे वो दोनों लोग डर रहे थे फ्रैंकी और लूफी से। फ्रैंकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस था पूरे वाटर 7 में, तो यहाँ पर दोनों लोग काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज करते हुए हमको दिखाई दे रहे थे पूरे वाटर 7 के ऊपर। दोनों लोग इतना फाइट करते हैं कि हम लोग इवेंचुअली देखते हैं कि ये पूरे फाइट में लूफी और फ्रैंकी के फाइट में काली ला के कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर हमको पॉली, हमको रॉब लूची, हमको काको, ये सब सारे लोग आते हुए दिखाई दे रहे थे। उन लोग कन्फ्रंट करते हैं लूफी और फ्रैंकी को। हमारे भाई फ्रैंकी को गाली ला के लोग भी पसंद नहीं है, और हम देखते हैं कि ये पूरे कन्फ्रंटेशन में फ्रैंकी यहाँ पर हमको कूदे बर्स्ट यूज करते हुए दिखाई दे रहा था। वो अपने हाथों के जरिए से, दोनों हाथों के जरिए से वो बहुत ही एक हाईली कंप्रेस्ड अटैक मारता है, हाईली कंप्रेस्ड एयर अटैक मारता है, जिसके जरिए से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन वो कॉज करता है। जहां पर उन लोग फाइट कर रहे थे ओरिजिनली लूफी और फ्रैंकी, या जहां पर उन लोग फाइट करते करते पहुंच गए थे, ठीक है। तो यही पूरे ब्लास्ट को लेके एज ए डिस्ट्रैक्शन, ये पूरे ब्लास्ट को एज ए डिस्ट्रैक्शन लेके यहाँ पर लूफी नामी एस्केप कर पाते हैं पूरे सिचुएशन से। अब फ्रैंकी ये सब सारी चीजें करने के बाद वो यहाँ पर ही नहीं रुकता है, वो जाके किडनैप करता है उस सब को, क्योंकि वो
स्ट्राइड पायरेट्स को काइंड ऑफ लूअर इन करना चाहता था, वो रिवेंज लेना चाहता था स्ट्राइड पायरेट्स के ऊपर। और ये जो सिचुएशन था जहाँ पर फ्रैंकी और उसप मिलते हैं, फ्रैंकी और उसप फिर से मिलते हैं, ये मतलब बहुत ही एक कूल मोमेंट था, क्योंकि यहाँ पर उसप अपने बारे में बता पाता है फ्रैंकी को। उसप बताता है कि उसने स्ट्राइड पायरेट्स के क्रू को छोड़ दिया है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। प्लस यहाँ पर उसप अपना पूरा स्टोरी बताता है कि किस तरीके से उसने पायरेट क्रू को छोड़ा, किस तरीके से वो गोइंग मैरी को रिपेयर करना चाहता है। हमको ये पूरा जो गोइंग मैरी शिप है वो हमको यहाँ पर फ्रैंकी के ये डॉक में दिखाई दे रहा था। फ्रैंकी का जो बिजनेस था वो डेमोलिशन का था, वो शिप को काइंड ऑफ डिमोलिश करके पैसा कमाता था। फ्रैंकी उस सबके स्टोरी को सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल आपको दिखाई दे रहा था। उसके साथ मोजू और कीवी भी, उसके जो पार्टनर है, वो भी रोए जा रहे थे। तो हमको दिखाता है कि फ्रैंकी ऑल्दो हिज बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टील, हिज हार्ट इज सॉफ्ट एज फक मैन। फ्रैंकी उस सबको बताता है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है उसको उन लोग साइडलाइन में रख सकते हैं, उन लोग उसको भुला सकते हैं कि किस तरीके से फ्रैंकी ने चुराया स्ट्राइड पायरेट्स का पैसा, फ्रैंकी ने किस तरीके से ट्रेड किया उस सबको इनिशियली, और किस तरीके से स्ट्राइड पायरेट्स ने कंप्लीटली फ्रैंकी हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनके लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फ्रैंकी उस सबको बोलता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है हम लोग उसको पीछे रख सकते हैं। पर फ्रैंकी यहाँ पर उस सबको उसके शिप के बारे में बोलता है कि जब उसने उसके शिप को यहाँ पर लेके आया था, इस लोकेशन पर लेके आया था, तब फ्रैंकी ने उस सबके शिप को देखा था। और फ्रैंकी भी बोलता है उस सबको कि ये शिप रिपेयर हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कील डैमेज हुआ है, शिप का कील डैमेज हुआ है। जैसे गालीला के लोगों ने बोला था कि कील डैमेज हुआ है, रिपेयर नहीं हो सकता है, वैसे फ्रैंकी भी बोलता है उस सबको कि ये रिपेयर नहीं हो सकता है शिप। उस सब फ्रैंकी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है गोइंग मैरी को लेके कि किस तरीके से उसने एक स्पिरिट को देखा था जो हैमर लेके शिप को रिपेयर कर रहा था स्काइपिया में। उस सबको लगता है कि फ्रैंकी उसके ऊपर हंसेगा, पर फ्रैंकी उसको बोलता है कि मैंने ये लेजेंड के बारे में सुना है कि किस तरीके से जब एक क्रू, जब पैसेंजर शिप को बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा वो शिप का ख्याल रखते हैं, तो कई सारे सेलर्स ने एक्सपीरियंस किया है ये स्पिरिट को शिप को बनाते हुए। इसको क्लबॉटमॉन बोला जाता है, ये पहली बार हम लोगों ने नाम सुना था यहाँ पर। उस सब यहाँ पर फ्रैंकी के भी असेसमेंट को गोइंग मैरी को लेके वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था यार। तो यहाँ पर हमको मतलब फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है। फ्रैंकी बोलता है कि अगर तेरे से नहीं होता है तो मैं तेरे शिप को डिमोलिश करता हूँ। फ्रैंकी हमको काइंड ऑफ थोड़ा मतलब गोइंग मैरी को थोड़ा तोड़ते हुए भी दिखाई दे रहा था यहाँ पर। उसप हमको रोते हुए दिखाई दे रहा था जब ये फ्रैंकी कर रहा था। तो फ्रैंकी गुस्से में आके उसप को पानी में फेंक देता है। फ्रैंकी यहाँ पर चाहता था कि उसप जाके देखे कि कील कितना डैमेज हुआ है, कैसे कंडीशन में है ये शिप। उसप फाइनली देखता है कि किस तरीके से कील डैमेज हुआ है। और उसप जब पानी में था, मतलब जो लोकेशन पे मैरी को स्टेशन किया गया था उसके सीधा मतलब अंडरनेथ उसप गया था जहां पर फ्रैंकी ने उसको फेंक दिया था। तो उसप देखता है कि कैसे डैमेज हुआ है। और बाद में जब उसप फिर से ऊपर आता है तब उसप हमको बोलते हुए दिखाई देता है कि उसको पता था कि गोइंग मैरी बहुत ज्यादा एक बैड कंडीशन में थी। तो उसको पहले से ही पता था कि गोइंग मैरी बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में, और ये सेंस करता है क्योंकि उसप हमको याद रखना चाहिए कि उसप गोइंग मैरी को रिपेयर कर रहा था थ्रू आउट द जर्नी। जो कुछ भी स्टार्ट से लेके अब तक जर्नी हुआ है गोइंग मैरी का, उस पूरे जर्नी में उसप रिपेयर कर रहा था शिप को। हालांकि वो शिपराइट नहीं है, तो उसप को पता रहना चाहिए, सबसे बेस्ट उसप को पता रहना चाहिए कि शिप कैसे कंडीशन में है। ये सब सारी चीजों के बीच में हम लोग आइसबर्ग के सिचुएशन के ऊपर फोकस करते हैं। आइसबर्ग के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद आइसबर्ग को जहां पर रखा गया था उसको हेवीली गार्ड किया जा रहा था, और यही पूरा रात था, यही पूरा दिन था जहां पर हमको मैसिव रेवलेशन मिलता है कि वाटर 7 पे चल क्या रहा है। ये पूरे केओस का फायदा उठाते हुए हमको कई सारे लोग क्लोक और मास्क में अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। जो कोई भी गार्ड कर रहे थे आइसबर्ग को, उनको अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। ये मिस्टीरियस क्लोक और मास्क में जो इंडिविजुअल है वो अटैक करते हैं। यहाँ से हमको समझ में आ गया था कि ये जो कोई भी लोग हैं मास्क और क्लोक में, उन लोग हाईली प्रोफेशनल है और उन लोग यहाँ पर एक वेल कैलकुलेटिव सिस्टमैटिक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से उन लोग मूव कर रहे थे यहाँ पर, हमको यहाँ पर फाइनली पता चलता है कि ये जो मास्क और क्लोक में इंडिविजुअल्स है वो बेसिकली CP9 मेंबर्स है। ये गवर्नमेंट का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर उन लोग एक मिशन के लिए आए थे। यहाँ पर ये लोग अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहे थे गालीला में, क्योंकि उन लोग बेसिकली एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना चाहते थे। ये इंडिविजुअल्स थे ब्लूनो जो बेसिकली बारटेंडर था वाटर 7 में, काकू जो शिपराइट था जो गालीला की कंपनी में काम करता था, खलीफा जो असिस्टेंट थी आइसबर्ग की, बाद में रॉब लुच्ची जो फिर से एक हाईली
किल्ड एक शिपराइट था गालीला कंपनी में। रॉब लुच्ची उनका लीडर था जो CP9 को लीड कर रहा था। ये बहुत ज्यादा क्रेजी था क्योंकि रॉब लुच्ची को इससे पहले हम लोगों ने बात करते हुए देखा नहीं था। उसका पिजन बात करता था हमेशा से, तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो बात नहीं कर सकता है, पर यहाँ पर हमको वो बात करते हुए दिखाई दे रहा था, जो बहुत ज्यादा क्रेजी रिवील था। यही टाइम था जहाँ पर लूफी और जोरो भी ये पूरे सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था, यहाँ पर हमको रॉब लुच्ची दिखाई दे रहा था। रॉब लुच्ची अपने जोवन ट्रांसफॉर्मेशन में जाके जो उसने ये किया था, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ओडा ने रॉब लुच्ची के जरिए से टोन बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया था कि आगे हम लोग क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्योंकि रॉब लुच्ची अपने जोन ट्रांसफॉर्मेशन में जाके वो एब्सोल्युटली इनाइलेट कर देता है मेरे भाई लूफी और जोरो को। लूफी को किस तरीके से वो मारता है, वो लूफी को मार मार के उसका भरता बना के उसको पकड़ के बाहर फेंक देता है। लूफी को वो इतना दूर तक फेंकता है, हम देखते हैं कि लूफी जाके दो बिल्डिंग के बीच में अटक जाता है। जोरो को तो जो उसने किक मारा है यार, वो मतलब एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल किक था। रॉब लुच्ची जोरो को ऐसा खतरनाक किक मारता है कि जोरो के हाथ से उसका सोर्ड छूट जाता है और वो हमको अनकॉन्शियस होते हुए दिखाई देता है। जोरो यहाँ से जाके वो एक चिमनी के अंदर गिर जाता है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था कि जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के, जो है जोरो और लूफी, ये दोनों लोग कुछ भी मैच नहीं थे रॉब लुच्ची के अगेंस्ट। रॉब लुच्ची ने काइंड ऑफ वार्म अप भी नहीं किया था उनके अगेंस्ट और उनको नॉकआउट कर दिया था। प्लस यहाँ पर ओडा हमको एक नया पावर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहा था 6 पावर्स का, जिसमें शेव, मून वॉक, फिंगर पिस्टल, टेम्पेस्ट किक, आयरन बॉडी, पेपर आर्ट्स, ये सब सारे मूव सब सारे CP9 के मेंबर्स कर पा रहे थे, जो हमको ब्रूट स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा था। प्लस यहाँ पर कई सारे लोगों के पास जोन रिलेटेड एबिलिटीज था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के लिए। ये जो CP9 के रूप में ये उनके लिए बहुत ही एक बड़ा हर्डल था। रॉब लुच्ची जोरो और लूफी को नॉकआउट करने के बाद रॉब लुच्ची कॉन्वर्सेशन करने लगता है आइसबर्ग के साथ। वो आइसबर्ग को बताता है उनके मिशन के बारे में कि किस तरीके से 5 साल तक उन लोग अंडर कवर एजेंट की तरह काम किए थे गालीला कंपनी में, ताकि उन लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लेके। और यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट को लेके उन लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या जिस डॉक्यूमेंट को उन लोग हथियाना चाहते थे, वो डॉक्यूमेंट था ब्लूप्रिंट एंशिएंट वेपन प्लूटोन का। प्लूटोन के बारे में हमको ऑलरेडी पता था। क्रोकोडाइल हथियाना चाहता था, क्रोकोडाइल एक्वायर करना चाहता था एल्बेस्टा में प्लूटोन को। CP9 के इंटेल के जरिए से उनको पता था कि वाटर 7 में एक ट्रेडिशन है शिपराइट के बीच में, जहां पर ये परंपरा में एक शिपराइट अपने अपेरेंटिस को या अपने सक्सेसर को ये ब्लूप्रिंट प्लूटोन का ब्लूप्रिंट पास डाउन करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो CP9 को पता था कि ये ब्लूप्रिंट अवेलेबल रहेगा, ये मौजूद रहेगा ही वाटर 7 में। वाटर 7 में ही एक्चुअली ये लेजेंडरी एंशिएंट वेपन प्लूटोन को बनाया गया था और ये ब्लूप्रिंट को ये रखा गया था। ये पास डाउन कर रहे थे उन लोग ब्लूप्रिंट को कि अगर कभी भी फ्यूचर में एंशिएंट वेपन प्लूटोन को रिवाइव किया जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए ये ब्लूप्रिंट के जरिए से उन लोग फिर से ये एंशिएंट वेपन प्लूटोन को बना सकते हैं, जो बेसिकली एक मैसिव बैटल शिप है। CP9 के इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चलता है कि किस तरीके से ये ब्लूप्रिंट प्लूटोन का ब्लूप्रिंट आइसबर्ग को दिया गया था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आइसबर्ग को दिया गया था और आइसबर्ग ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा था कटिंग फ्लैम को। और कटिंग फ्लैम बेसिकली फ्रैंक की है। तो CP9 डिस्कवर कर पाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आइसबर्ग और फ्रैंकी। ये एक्चुअल में उनका हाइपोथेसिस था। यहाँ पर रॉब लुच्ची ये हाइपोथेसिस प्रपोज कर रहा था। उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि क्या रिलेशनशिप है आइसबर्ग और फ्रैंकी का, पर उन लोगों ने डिराइव कर पाया था ये कंक्लूजन पे कि आइसबर्ग और कटिंग फ्लैम जो बेसिकली फ्रैंकी है उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। और यहाँ पर हमको रॉब लुच्ची और CP9 के मेंबर्स पल्स चेक करते हुए दिखाई दे रहे थे आइसबर्ग का, और उसी तरीके से उन लोग बेसिकली ये कंक्लूजन पे आते हैं, हाँ ये मतलब आइसबर्ग ने फ्रैंकी को ही ब्लूप्रिंट दिया गया था, जो काफी कूल था यार। इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनली कर रहे थे यहाँ पर CP9 के बंदे। ये सब सारी चीजें होने के बाद CP9 के बंदे निकल पड़ते हैं फ्रैंकी को ढूंढने के लिए ब्लूप्रिंट की तलाश में। और इसी टाइम पे यही टाइम था जहां पर हम देख रहे थे निको रॉबिन और आइसबर्ग को अकेला रूम में। यहाँ पर हमको निको रॉबिन और आइसबर्ग के बीच में कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा था, कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा था, जहां पर आइसबर्ग काइंड ऑफ हेट कर रहा था थोड़ा निको रॉबिन को। आइसबर्ग यहाँ पर निको रॉबिन को एज ए थ्रेट की तरह देख रहा था, क्योंकि आइसबर्ग को पता था कि निको रॉबिन के पास एबिलिटी है कि वो पॉनिग्लिफ्स को रीड करके प्लूटोन को रिवाइव कर सकती है। और हमको पता है कि आइसबर्ग के पास
पास प्लूटोन का ब्लूप्रिंट था। तो आइसबर्ग निको रॉबिन को लेके कन्फ्लिक्टेड था, क्योंकि निको रॉबिन प्लूटोन को अगर रिवाइव करती है तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्लूप्रिंट को उन लोग बेसिकली उन्होंने बनाए, शिप बनाए, प्लूटोन को बनाए। वाटर 7 में ऑलरेडी वो बना था पहला। तो आइसबर्ग इस वजह से निको रॉबिन को एलिमिनेट करना चाहता था, पर निको रॉबिन बोलती है आइसबर्ग को कि तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, मेरी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। निको रॉबिन बताती है आइसबर्ग को कि किस तरीके से 8 साल की उम्र में उसके ऊपर बाउंटी डाल दिया गया था और 8 साल की उम्र से ही वो गवर्नमेंट को इवेट करते जा रही है, वो गवर्नमेंट को धोखा देते जा रही है, वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनती है, वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के वो अपने आप को मतलब जिंदा रख पा रही थी, वो उनको बिट्रे करती है। हमको पता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उसको रिक्रूट करते थे, बाद में ऑर्गेनाइजेशन उसको काइंड ऑफ हैंड ओवर करने की कोशिश करते थे गवर्नमेंट को। तो निको रॉबिन कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करके वो वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वो लीप करते जा रही थी। तो जब वो स्ट्राइड पायरेट्स को ज्वाइन करती है तो वो एट ईज थी। ये पहली बार था जहां पर वो मतलब शी कैन बी हर सेल्फ, वो मतलब काफी अश्योर्ड थी, वो काफी पीस में थी। पर वाटर 7 में आने के बाद CP9 के बंदे कांटेक्ट में आते हैं निको रॉबिन के साथ और उन लोग बोलते हैं निको रॉबिन को कि अगर निको रॉबिन उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, अगर निको रॉबिन उनके साथ नहीं आएगी तो गवर्नमेंट बस्टर कॉल का पावर यूज करेंगे स्ट्राइड पायरेट्स को कंप्लीटली इनाइलेट करने के लिए। और निको रॉबिन नहीं चाहती थी ये होने के लिए। निको रॉबिन एक तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस करती है स्ट्राइड पायरेट्स को बचाने के लिए। यहाँ पर निको रॉबिन को फर्क नहीं पड़ता है कि ये दुनिया के साथ क्या होता है। निको रॉबिन का जो कंसर्न था वो ये था कि स्ट्राइड पायरेट्स सेफली यहाँ से वाटर 7 से एस्केप कर पाए, और उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ CP9 के जरिए से यही डील कट किया था कि अगर वो कॉपरेट करेगी CP9 के लोगों के साथ, अगर वो अपने आप को हैंड ओवर करेगी गवर्नमेंट को, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट या CP9 के बंदे स्ट्राइड पायरेट्स को एस्केप करने देंगे वाटर 7 से। प्लस यहाँ पर एक एस्पेक्ट ये भी था कि टिपिकली बस्टर कॉल का पावर एडमिरल के पास होता है और फ्लीट एडमिरल के पास होता है, पर ये टाइम पे ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन क्रिएट किया गया था। यहाँ पर आओकीजी ने बस्टर कॉल का जो अथॉरिटी है वो CP9 के हेड को दे दिया था, जो बेसिकली स्पांडम है, और वो बेसिकली यहाँ पर बस्टर कॉल को इन्वोक कर सकता था इस पूरे सिनारियो में। तो जब रॉबिन ने आओकीजी का नाम सुना तभी उसने सरेंडर कर दिया था, तभी उसने सोच लिया था कि यहाँ पर भलाई यही है कि मैं गवर्नमेंट के साथ एक डील कट करूं, जो उसने किया। तो ये सब सारी चीजें निको रॉबिन आइसबर्ग को बताती है और आइसबर्ग ये सब सारी चीजें सुनता है, वो भी काफी शौक में हमको दिखाई दे रहा था। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं CP9 के मेंबर्स के पास, जहाँ पर CP9 के लोग पिन पॉइंट कर पाते हैं फ्रैंकी का लोकेशन। उन लोग फ्रैंकी का लोकेशन पिन पॉइंट करके उन लोग बाज इन करते हैं फ्रैंकी के लोकेशन पे। यहाँ पर जब CP9 के मेंबर्स कन्फ्रंट करते हैं फ्रैंकी को, तो इनिशियल कन्फ्रंटेशन में हमको फ्रैंकी वर्सेस ब्लूनो के बीच में क्लैश दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर फ्रैंकी ने क्वाइट इंप्रेसिवली ब्लूनो के ऊपर बहुत ही खतरनाक पंचेस मारे थे। यहाँ पर ब्लूनो बेसिकली अपना आयरन बॉडी यूज करता है, पर वो ज्यादा काम नहीं आता है क्योंकि फ्रैंकी का हाथ भी आयरन से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर क्वाइट एपिक पैनल में हमको फ्रैंकी अपने हाथों के जरिए से, बैर हाथों के जरिए से वो ब्लूनो का सिर अपने हाथ में पकड़े हुए दिखाई दे रहा था। ब्लूनो बहुत ही एक क्रंच सिचुएशन में था, वो फिंगर पिस्टल यूज करने वाला था फ्रैंकी के ऊपर, तभी ही हमारा भाई रॉब लुच्ची आके इंटरजेक्ट करता है। ये पूरे फ्रैंकी और CP9 के कन्फ्रंटेशन के सिचुएशन के जरिए से हमको फ्रैंकी का फ्लैशबैक के बारे में पता चलता है, फ्रैंकी के पास्ट के बारे में पता चलता है कि फ्रैंकी के साथ क्या क्या हुआ था। हमको ये फ्लैशबैक में लेजेंडरी शिपरेक अंकल टॉम दिखाई दे रहा था, जो मास्टर है आइसबर्ग और फ्रैंकी का। ये वही बंदा है जिसने ओरा जैक्सन, जो बेसिकली पायरेट किंग है, उसका शिप उसने ही बनाया था। टॉम और ग्रैनी कोकोरो दोनों लोग फिशमैन थे, दोनों लोग हस्बैंड और वाइफ थे और उनके बेटे की तरह थे आइसबर्ग और फ्रैंकी। फ्रैंकी बेसिकली एक बंदा है जो ऑर्फन है, जो छोटा बच्चा था जब फ्रैंकी, तभी उसको कई सारे पायरेट्स, उसके मतलब माता पिता पायरेट्स थे, तो उन लोगों ने उनको वाटर 7 पे छोड़ के चले गए थे। तो फ्रैंकी ऑर्फन था, तो तभी ही टॉम आके बेसिकली उसको अपने अंडर लेता है। और फ्रैंकी बहुत ज्यादा ही मतलब अपने अर्ली स्टेज से ही, बचपन से ही वो बहुत ज्यादा फंकी था। फ्रैंकी शिप्स के मामले में वो बैटल शिप्स बनाता था, बहुत ही डेंजरस बैटल शिप्स बनाता था जो केपेबल थे सी किंग्स को नॉकआउट करने के लिए। उसके बैटल शिप्स बहुत ज्यादा क्रेजी थे, वो बैटल शिप्स बनाने में बहुत ज्यादा एक्सेल करता था। और बचपन से आइसबर्ग बार बार फ्रैंकी को बोलते रहता था कि तू ऐसे डेंजरस वेपन्स मत बना, कभी कोई दूसरा बंदा ये पूरे तेरे बैटल शिप्स को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फ्रैंकी बोलता था कि मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर आइसबर्ग बोलता था कि भाई देख, तेरे बैटल शिप्स को कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल कर सकता है बुरी चीजें करने के लिए, ऐसी चीजें बनाता ही क्यों है तू। यही बात बोल रहा था आइसबर्ग फ्रैंकी को बार बार। ये फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि क्योंकि टॉम ने ओरो जैक्सन को बनाया था जो किंग ऑफ द पायरेट का शिप था, इसके वजह से उसको ट्रायल पे रखा जाता
जाता है। और यही ट्रायल में जब उसका ट्रायल बेसिकली कमेंस होता है, जज बेसिकली उसके सामने था, तब अंकल टॉम या टॉम यहाँ पर प्रपोजल ये रखता है कि उसके पास आइडिया है एक सी ट्रेन को बनाने के लिए। वो एक सी ट्रेन बना सकता है वाटर 7 के लिए, जो हेल्प कर सकता है वाटर 7 को कनेक्टिविटी के मामले में, ट्रेड के मामले में। यहाँ पर कॉमर्स बूम हो सकता है ये पूरे सी ट्रेन के जरिए से, जो अंकल टॉम यहाँ पर प्रपोज कर रहा था। तो जज अंकल टॉम की या टॉम की बातें सुनता है और बहुत ज्यादा ये रिडिकुलस लग रहा था कि कैसे सी के ऊपर ट्रेन बेसिकली रन करेगा। पर उनको पता था कि किस लेवल का, किस कैलिबर का टॉम एक शिपरेक है। इस वजह से ये जज बोलता है कि मैं तेरे को टाइम देता हूँ 10 साल का या कुछ साल का, मैं तेरे को टाइम देता हूँ, तू मेरे को ये सी ट्रेन बना के दे, बाद में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। हम यहाँ पर आइसबर्ग और फ्रैंकी को, दोनों लोगों को देखते हैं चिप इन करके कंट्रीब्यूट करते हुए टॉम के ये ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके। टॉम यहाँ पर हमको सी ट्रेन बनाते हुए दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स होता है, बहुत सारे बार वो फेल होता है, पर वो लगे रहता है, उन लोग लगे रहते हैं और उन लोग फाइनली ये इम्पॉसिबल चीज सी ट्रेन उन लोग फाइनली बना देते हैं, जो बहुत ज्यादा इंसेन चीज था। अब क्योंकि टॉम ने एज प्रॉमिस्ड उसने सी ट्रेन बना दिया था, और ये सी ट्रेन चलने के बाद, कमेंस होने के बाद ऑलरेडी मतलब लोग मतलब देख पा रहे थे कि कितना इम्पैक्ट ये डाल रहा है पूरा सी ट्रेन का प्रोजेक्ट। वाटर 7 का इकोनॉमी जो काइंड ऑफ शैम्बल्स में था, वो रिकवरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में ऑलरेडी टॉम के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो चुका था। सब सारे लोग रिस्पेक्ट करने लगे थे बहुत ज्यादा टॉम को। तो ये तय बात था कि जो नेक्स्ट ट्रायल होने वाला है टॉम को लेके, उसमें टॉम को मतलब उन लोग छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, क्योंकि टॉम ने ये बहुत ही एक अच्छा काम किया है। तो जब टॉम का ट्रायल नजदीक आ रहा था, तभी ही साइपरपोल के एजेंट, गवर्नमेंट के एजेंट हम देख रहे थे, लेड बाय स्पांडम, वो बेसिकली यहाँ पर आता है। वो बार बार टॉम को क्वेश्चन किए जा रहा था प्लूटोन के ब्लूप्रिंट को लेके। वो मतलब ये सब सारी चीजें में बहुत ज्यादा वो प्रेस कर रहा था। स्पांडम को पता था कि ये ब्लूप्रिंट यहाँ पर ही है। उसने बहुत ज्यादा टाइम डाला था, बहुत ज्यादा एफर्ट डाला था ये पूरे मिशन में, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में। तो ये पूरे इन्वेस्टिगेशन का उसको फ्रूट्स चाहिए था स्पांडम को। इस वजह से वो बार बार क्वेश्चन करता था अंकल टॉम को, और टॉम उसको बोलता था कि मेरे को ये सब सारी चीजें पता नहीं है, तू क्या बोल रहा है, मुझे पता नहीं है। तो जब दिन आता है टॉम का, जो नेक्स्ट हियरिंग डेट था, जो वो दिन आता है, तब हम देखते हैं कि स्पांडम यहाँ पर एक बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स खेलता है, गंदा गेम खेलता है। स्पांडम करता क्या है कि जो शिप में जजेस आते हैं, जो शिप में अंकल टॉम के ऊपर सुलवाई होनी थी, जजमेंट होना था, उसी शिप के ऊपर अटैक किया जाता है फ्रैंकी के बैटल शिप को लेके। स्पांडम के कई सारे जो एसोसिएट थे, स्पांडम के साथ जो गवर्नमेंट एजेंट्स थे, वो बेसिकली फ्रैंकी के बैटल शिप को एक्वायर करके उस शिप के ऊपर, जो जज का शिप है, उस शिप के ऊपर अटैक करते हैं उन लोग। ये पूरे इंसिडेंट के लिए टॉम और उनके प्यूपल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। टॉम, आइसबर्ग और फ्रैंकी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उन लोगों ने ये बैटल शिप्स यूज किया है गवर्नमेंट वेसल के ऊपर अटैक करने के लिए। टॉम को यहाँ पर पता था कि गवर्नमेंट उसके साथ गंदा खेम खेल रहे हैं, गवर्नमेंट ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। इस वजह से टॉम ऑलरेडी ये सब सारे चार्जेस जो उसके ऊपर लगाया गया था, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है विलिंगली। यहाँ पर उसको ये ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फ्रैंकी के ऊपर पूरा ब्लेम चले जाता। फ्रैंकी के बैटल शिप्स के जरिए से अटैक किया गया था वेसल को। तो यहाँ पर टॉम सब सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। हम देखते हैं कि फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्से में आके सब सारे लोग के ऊपर अटैक करता है। वो बहुत ज्यादा कियोस लेके आता है, वो बहुत ज्यादा इंसेन चीज था। तो टॉम भी यहाँ पर एक अच्छा गेम खेलता है। टॉम को पता था कि आज उसका जजमेंट डे था, और सब सारे लोगों को पता था वाटर 7 में कि उसको मतलब छोड़ दिया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा उसके प्रीवियस गुनाह को लेके। तो टॉम यहाँ पर बोलता है कि मेरे ऊपर 2 चार्जेस है, 2 मेन चार्जेस है। पहला चार्ज ये है कि मैंने ओरा जैक्सन बनाया जो पायरेट किंग का शिप था। दूसरा चार्ज ये है कि आज जो कुछ भी घड़ा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो यहाँ पर टॉम बोलता है कि आज जो कुछ भी घड़ा है उसको माफ कर दिया जाए। अगर माफ करना है, अगर ऑलरेडी एक चीज के लिए, एक चार्ज के लिए माफी मुझे मिलेगा, तो मुझे ये चीज के लिए माफ कर दिया जाए। आज के लिए जो कुछ भी हुआ है उसके लिए ऊपर मुझे माफ किया जाए, और ओरा जैक्सन के पूरे चार्जेस में, जो मैंने पायरेट किंग का शिप बनाया है उसके चार्जेस में मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। ये मेरा फाइनल रिक्वेस्ट है। जज इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। फ्रैंकी मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में था। फ्रैंकी मतलब बोल रहा था कि उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो उनको मतलब ये सब सारी चीजें क्यों झेलना पड़ रहा है। फ्रैंकी यहाँ पर बोलता है कि ये सब सारे जो मेरे बैटल शिप्स है वो मैंने बनाए ही नहीं है, मेरे बैटल शिप्स ही नहीं है। और टॉम
टॉम ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। टॉम पहली बार फ्रैंकी के ऊपर हाथ उठाता है। टॉम बोलता है फ्रैंकी को कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है तू क्या बनाएगा, तू कौन सा शिप बनाएगा, ये तेरा शिप तू जो बना रहा है वो क्या करेगा ये पूरे दुनिया में, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर जब कभी भी तू शिप बनाता है वो तेरा शिप है, तुझे हमेशा अपने शिप को क्लेम करना चाहिए, कभी भी अपने शिप को, कभी भी जो तू शिप बना रहा है उसको कभी भी नकारना मत। ये टॉम का वर्ड्स था, ये टॉम का फाइनल वर्ड्स था फ्रैंकी को। और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के एजेंट टॉम को अरेस्ट कर लेते हैं। टॉम को यहाँ पर अरेस्ट करके सी ट्रेन पे बैठा के, पफिंग टॉम पे बैठा के उन लोग एनिस लॉबी की तरफ निकल पड़ते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंकी उस पूरे ट्रैक के, उस पूरे सी ट्रेन के ट्रैक के सामने आके वो उनको रोकने की कोशिश करता है और सी ट्रेन काइंड ऑफ फ्रैंकी के ऊपर कोलाइड करता है और फ्रैंकी एब्सोल्युटली शैटर्ड था यहाँ पर। तो हमको पता चलता है यहाँ पर कि किस तरीके से गवर्नमेंट को ऐसा लगा था कि कटिंग फ्लैम जो बेसिकली फ्रैंकी है उसका उस दिन डेथ हो गया था, पर वो वैसा केस नहीं था। उस दिन फ्रैंकी का डेथ नहीं होता है। फ्रैंकी अपने बॉडी को मॉडिफाई करता है स्टील ऑन आयरन के जरिए से और वो फिर से कम बैक करता है वाटर 7 पे। वो आइसबर्ग से फिर से बहुत ही लंबे समय के बाद मिलता है और आइसबर्ग उसको बोलता है कि तू अभी कटिंग फ्लेम नाम से नहीं जाना जाएगा, तेरा नया नाम है फ्रैंकी। और यही टाइम था जहां पर आइसबर्ग थोड़े समय के बाद आइसबर्ग फ्रैंकी को ये पूरा प्लूटोन का ब्लूप्रिंट भी थमाता है। आइसबर्ग बहुत ज्यादा खुश था फ्रैंकी को देख के। आइसबर्ग के लिए फ्रैंकी उसके फैमिली की तरह है और आइसबर्ग यहाँ पर बोल रहा था फ्रैंकी को कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तू जिंदा है, मेरे को लगा था कि तेरा डेथ हो गया है। वो रोते हुए हमको दिखाई दे रहा था यहाँ पर आइसबर्ग, जो बहुत ज्यादा एक इमोशनल मोमेंट था। फ्रैंकी फिर से वाटर 7 में आने के बाद वो कई सारे थग्स को, वो कई सारे होमलेस लोग को जो गुड फॉर नथिंग थे उनको वो रिक्रूट करता है। वो उनको रिक्रूट करके अपना खुद का डेमोलिशन का बिजनेस बनाता है, उनको वो एम्प्लॉयमेंट देता है, वो अपना फैमिली क्रिएट करता है, फ्रैंकी फैमिली क्रिएट करता है, फ्रैंकी हाउस क्रिएट करता है। ये फ्लैशबैक के जरिए से हमको फ्रैंकी के ड्रीम के बारे में पता चलता है कि फ्रैंकी का ड्रीम है कि वो एक ऐसा शिप बनाना चाहता है जो सब सारे वेव्स को कॉन्कर करे, जो पूरे धरती पे सेल करे। मतलब बहुत ज्यादा वो एक स्ट्रॉन्ग शिप बनाना चाहता है, उसका वो एक ड्रीम शिप बनाना चाहता है। ये फ्लैशबैक में हमको उसके बारे में पता चला था। फ्लैशबैक से जब हम लोग फिर से प्रेजेंट स्टेट में आते हैं, हम देखते हैं कि CP9 के मेंबर्स ने फ्रैंकी को कैप्चर कर लिया है और यहाँ पर CP9 के मेंबर्स कैप्चर कर रहे हैं फ्रैंकी को क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है ब्लूप्रिंट्स का। पर उन लोग इस वजह से भी कैप्चर कर रहे हैं फ्रैंकी को क्योंकि फ्रैंकी ने पास्ट में रेज मोड में जाके कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को ठोक दिया था, बहुत सारा क्रेजी हेवक लेके आया था। वो स्पॉन्डम का भी उसने जब स्पॉन्डम CP5 के साथ काम कर रहा था तब उसका बेसिकली उसने जॉ तोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि CP9 के मेंबर्स फ्रैंकी को प्रीवियस चार्जेस पे भी अरेस्ट करते हैं। फ्रैंकी यहाँ पर दंदन मुशी के जरिए से बात कर पाता है स्पॉन्डम के साथ। स्पॉन्डम इस टाइम पे CP9 का कमांडर बन चुका है, CP9 के बंदे उसके अंडर ही आते हैं, उसके पास ही अथॉरिटी है बस्टर कॉल का। यहाँ पर स्पैंडम बात करता है फ्रैंकी के साथ और हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि फ्रैंकी और स्पॉन्डम के बीच में हमको हिस्ट्री पता है उनके बीच में। CP9 के मेंबर्स फ्रैंकी के हाइड आउट पे फ्रैंकी को कैप्चर करने के बाद हम देखते हैं कि उसब थोड़ा फाइट बैक करने की कोशिश करता है पर ज्यादा वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है। हम देखते हैं कि काकू नॉकआउट कर देता है काफी आसानी से उसब को। काकू यहाँ पर फ्रैंकी के हाइड आउट पे गोइंग मैरी को भी देखता है और काकू बोलता है कि हालांकि हम लोगों ने अज्यूम किया था आइडेंटिटी शिप रैक का अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, फिर भी काकू का जो असेसमेंट था गोइंग मैरी को लेके वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट था क्योंकि काकू ही गया था एक्सेस करने के लिए गोइंग मैरी के कंडीशन को। तो काकू यहाँ पर क्या करता है कि जो गोइंग मैरी को टो किया गया था फ्रैंकी के हाइड आउट पे, वो बेसिकली गोइंग मैरी को नीचे उतार देता है, पानी में उतार देता है और फ्रैंकी के हाइड आउट के डॉक में से वो गोइंग मैरी को रिलीज कर देता है। तो हमको गोइंग मैरी फिर से वाटर 7 के वाटर्स में जाते हुए दिखाई दे रही थी। वो सब ऑब्वियसली यहाँ पर रो रहा था कि काकू ये सब सारी चीजें क्यों कर रहा है, पर काकू यहाँ पर कर रहा था क्योंकि गोइंग मैरी को सेव करने का कुछ भी मतलब चांसेस नहीं था। काकू ये रिकॉग्नाइज करता है, इस वजह से वो गोइंग मैरी को रिलीज कर देता है वाटर्स में। अब यहाँ पर क्योंकि उसब ने हालांकि स्ट्राइड पायरेट्स को इस टाइम पे छोड़ दिया था, फिर भी उसब बोल रहा था कि वो पायरेट है, इस वजह से CP9 के मेंबर्स उसब को भी अलोंग साइड विद फ्रैंकी अरेस्ट कर लेते हैं। CP9 के मेंबर्स ने यहाँ पर बहुत ही एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया था क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी शिप को बुक कर लिया था, पफिंग टॉम को बुक कर लिया था वाटर 7 से एनियस लॉबी के लिए। तो उन लोग ऑलरेडी सब सारी चीजें प्रिपेयर करके रख चुके थे। हम देखते हैं कि रॉबिन, बाद में फ्रैंकी, उसब, बाद में सब सारे CP9 के मेंबर्स, सब सारे लोग ऑलरेडी पफिंग टॉम के ऊपर बोर्ड कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर वाटर 7 पे एक्वा लगुना आ रहा था जो बहुत ही क्रेजी वेव्स है, जो हाई टाइड होता है बार बार
वाटर 7 पे। तो ये वेव मैसिव थे। एक्वा लगूना का जो एस्पेक्ट था उसके वजह से हम लोग CP9 के मेंबर्स पफिंग टॉम के जरिए से अलोकेटेड टाइम से पहले ही डिपार्ट कर जाते हैं फ्रॉम वाटर 7 टू एनियस लॉबी। अब ये सब सारी चीजों में जो एक इंटरेस्टिंग बात था वो ये था कि सांजी ऑलरेडी सब सारी चीजें एंटिसिपेट कर लेता है और सांजी भी ये पूरे ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर जो एक आइकॉनिक पैनल है सांजी का ये सब सारी चीजों को लेके वो ये है, सांजी बोलता है बिंगो, क्योंकि सांजी को पता था कि यहाँ से उन लोग एस्केप करने वाले हैं, यहाँ से उन लोग जाने वाले हैं, जहाँ कर भी जाएंगे उन लोग। ये सब सारी चीजों के बीच में हम लोग आइसबर्ग के सिचुएशन के ऊपर फोकस करते हैं। आइसबर्ग का जो बिल्डिंग था जिसमें वो रुका हुआ था वो पूरा जल गया था, पर आइसबर्ग हमको यहाँ पर सेफ दिखाई दे रहा था। आइसबर्ग यहाँ पर रॉबिन ने जो कुछ भी उसको बोला था स्ट्राइड पायरेट्स के बारे में, क्यों वो कर रही है जो कुछ भी वो कर रही है, वो सब सारी चीजें यहाँ पर आइसबर्ग बता देता है नामी को। नामी जब ये बात सुनती है कि रॉबिन का क्या रीजंस था, किस तरीके से रॉबिन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था स्ट्राइड पायरेट्स को बचाने के लिए, नामी तुरंत यहाँ पर से निकल पड़ती है लूफी को ढूंढने के लिए। हमको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि एक्वा लगूना का थ्रेट बहुत ही मैसिव था। वाटर 7 के कई सारे इलाके ऑलरेडी डूब चुके थे, वो ऑलरेडी सबमर्ज हो चुके थे एक्वा लगूना की वजह से, और एक्वा लगूना के और भी कई सारे मैसिव वेव्स आ रहे थे। ये वेव्स के दौरान ही नामी बेसिकली बिल्डिंग टू बिल्डिंग कूद कूद के वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी लूफी को, और वो फाइनली ढूंढ लेती है लूफी को। नामी देखती है कि लूफी 2 बिल्डिंग्स के बीच में अटका हुआ है और नामी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। हम देखते हैं कि नामी अपना जान दांव पे लगा के वो लूफी के पास पहुंचती है, और बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था ये यहाँ पर, जहां पर नामी रोते हुए बोलती है लूफी को कि तू क्या बकचोदी यहाँ पर कर रहा है, तू ये क्या ये सब सारी चीजें कर रहा है। नामी यहाँ पर बताती है रॉबिन के बारे में कि रॉबिन ने किस तरीके का सेक्रीफाइस किया है, कि वो छोड़ के गई, वो सब सारी चीजें जब लूफी सुनता है तब इवेंचुअली लूफी वो पूरे बिल्डिंग को ही साइड में कर देता है। हम देखते हैं कि लूफी का डिटर्मिनेशन यहाँ पर क्या था। लूफी और नामी इसके बाद वाटर 7 के हायर ग्राउंड्स पे जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एक्वा लगूना का वेव हिट होने वाला था। इसी टाइम पे जब नामी ढूंढती है लूफी को, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग चॉपर को देखते हैं, हमारे भाई जोरो को। जोरो बेसिकली चिमनी के अंदर था। मुझे पता नहीं जोरो यहाँ पर ब्लैक ब्लेड तैयार कर रहा था, ब्लैक ब्लेड के बारे में मतलब ड्रीम कर रहा था, किसको पता, पर वो चिमनी के अंदर था। चॉपर फाइंड आउट करता है जोरो को, चॉपर जोरो के लोकेशन पे जाता है, और क्योंकि चॉपर के पास जोरो का सोर्ड था तो वो अपने सोर्ड के जरिए से वो बेसिकली अपने आप को फ्री करवा पाता है चिमनी से। और हम देखते हैं कि नामी, लूफी, जोरो, चॉपर सब सारे लोग एस्केप करते हैं वाटर 7 के हायर ग्राउंड पे, क्योंकि एक्वा लगूना हमको हिट करते हुए दिखाई दे रहा था। लूफी को जब रॉबिन के बारे में पता चलता है तब वो जल्द से जल्द एनियस लॉबी पे जाना चाहता था। लूफी शिप के तलाश में था जो उसको लेके जा पाए एनियस लॉबी पे, पर शिप के जरिए से उन लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि एक्वा लगूना इतना अग्रेसिव था। तो यहाँ पर ग्रैनी कोकोरो लूफी की सब सारी बातें सुन के वो लूफी को बोलती है कि अगर तेरे को जाना ही है तो तू मेरे साथ आ, मैं तेरे को मतलब असिस्ट करेंगे ये पूरे जर्नी में। यहाँ पर हम देखते हैं और एक सी ट्रेन को जिसका नाम है रॉकेट मैन। ये बहुत ही एक अग्रेसिव सी ट्रेन है और ये बहुत ज्यादा सूटेबल था एक्वा लगूना को हैंडल करने के लिए। ये सी ट्रेन का जो एक खास बात है वो ये है कि एक बार ये सी ट्रेन मोशन में चला गया तो ये सी ट्रेन को रोका नहीं जा सकता है, उसकी स्पीड को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, बाद में वो अग्रेसिवली एक ही स्पीड पे जाएगा। आइसबर्ग ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था कि स्ट्राइड पायरेट्स को जब पता चलेगा कि रॉबिन ने क्यों किया है जो कुछ भी उसने किया है, तब उन लोग बहुत डेस्परेटली जाने की कोशिश करेंगे एनियस लॉबी में। तो इस वजह से ऑलरेडी आइसबर्ग ने फ्यूल डाल दिया था, कोल डाल दिया था रॉकेट मैन में, जो बेसिकली सी ट्रेन है उसका काइंड ऑफ सर्विसिंग भी कर दिया था। तो सब सारी चीजें रेडी कंडीशन में था। स्ट्राइड पायरेट्स को सिर्फ इस ट्रेन पे चढ़ना था। तभी ही यही मोमेंट पे हम देखते हैं कि फ्रैंकी फैमिली भी आते हैं स्ट्राइड पायरेट्स के पास। उन लोग गिड़गिड़ाते हैं, उन लोग प्लीड करते हैं कि स्ट्राइड पायरेट्स उनको भी आने दे ये सी ट्रेन में, क्योंकि फ्रैंकी को बेसिकली किडनैप करके लेके गए हैं उन लोग। तो फ्रैंकी फैमिली फ्रैंकी को बचाना चाहते थे जिस तरीके से लूफी या स्ट्राइड पायरेट्स रॉबिन को बचाना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पर अग्री कर देता है। मेरे भाई जिस तरीके से रॉकेट मैन का जो एंट्री था सी पे वो नेक्स्ट लेवल का था यार। वो हायर ग्राउंड से बेसिकली लॉन्च किया जाता है। रॉकेट मैन को यहाँ पर ग्रैनी कोकोरो यहाँ पर चला रही थी। ग्रैनी कोकोरो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सी ट्रेन का रेलवे ट्रैक है जो मतलब समुद्र में रहता है, उसको हम देखते हैं कि ग्रैनी कोकोरो काफी मुश्किल से वो बेसिकली उस ट्रैक पे लेके आ पाती है रॉकेट मैन को। ये पूरा सीक्वेंस ही क्रेजी था क्योंकि जैसे ही ये जो सी ट्रेन है वो पटरी पे आता है उसका स्पीड नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। और यही टाइम था जहां पर फ्रैंकी फैमिली हम देखते हैं कि उनके मैसिव यागरास के जरिए से जो बेसिकली सी क्रीचर्स
मेंबर्स हैं मैसिव याग्रा के जरिए से उन लोग अपने आप को अटैच करते हैं ये सी ट्रेन में। तो हम लोग ये सी ट्रेन को बहुत अग्रेसिवली जाते हुए देख रहे थे और याग्रास भी फॉलो अप कर रहे थे सी ट्रेन को। ये जो पूरा सेगमेंट था वो मतलब बहुत ज्यादा ही एंजॉयबल सेगमेंट था यार। एज अ फैन तो ये पूरे सेगमेंट को मतलब बहुत ज्यादा ही एंजॉय करेगा। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पफिंग टॉम के पूरे सिचुएशन को लेके, तो हमको पता था कि सांजी ने इन्फिल्ट्रेट किया था पफिंग टॉम में, और यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करते सांजी ने अपने क्रू मेंबर्स को नोट लिख के भेज दिया था कि उसने इन्फिल्ट्रेट किया है पफिंग टॉम में, और जब कभी भी उसको देन मुशी मिलेगा तब वो फिर से कनेक्ट करेगा रेस्ट ऑफ द स्ट्राइड पायरेट मेंबर्स के साथ। तो सांजी यहाँ पर ये पूरे सेगमेंट में एमवीपी था यार, मेन कैरेक्टर था। हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था सांजी सबसे लास्ट बोगी से स्टार्ट करता है। सांजी कैजुअली लास्ट बोगी में एंटर करके बहुत सारे जो CP9 के एजेंट्स थे, जो मिनियंस थे, उनको वो नॉकआउट कर देता है बहुत ही आसान तरीके से। हमको आगे चलते हुए सांजी एक बॉक्सिंग मास्टर ऑफ बॉक्सिंग के साथ फाइट करते हुए दिखाई दे रहा था, जो मैसिव था, जो मतलब ट्रेन में भी नहीं समा रहा था, उसको भी सांजी बहुत आसानी से ठोक देता है। सांजी इसके बाद उसप और फ्रैंकी जिस बोगी में रखा गया था उनको, उस बोगी में सांजी एंटर करता है और वो उसप और फ्रैंकी को सक्सेसफुली छुड़वा पाता है वहां पर से। यही टाइम था जहां पर सांजी को एक दंदन मुशी मिलता है। तो सांजी, फ्रैंकी, उसप दोनों लोग पफिंग टॉम के ऊपर थे। उन लोग ऊपर बैठ के उन लोग यहाँ पर कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। सांजी स्पेसिफिकली दंदन मुशी के जरिए से वो कम्युनिकेट करता है स्ट्राइड पायरेट्स के साथ। वो मतलब सांजी बताता है कि क्या सिचुएशन चल रहा है पफिंग टॉम पे। सांजी दंदन मुशी के जरिए से वो लूफी को बोलता है कि वो रॉबिन को यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। जोरो यहाँ पर ऑब्जेक्ट करता है क्योंकि CP9 के मेंबर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। सांजी अपने मतलब लाइफ को डेंजर में डाल रहा है, पर लूफी ओवरराइड कर देता है इसको। लूफी बोलता है कि सांजी करे जो कुछ भी उसको करना है, क्योंकि लूफी का यहाँ पर कहना था कि अगर जोरो इस पूरे सिचुएशन में रहता तो क्या जोरो बेसिकली लूफी की बातें सुनता। तो लूफी बोलता है कि सांजी कर सकता है जो उसको करना है, सांजी कोशिश कर सकता है रॉबिन को बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि सांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा था लूफी को ये बोलने के लिए। अगर लूफी ने बोलता तो भी सांजी मतलब कोशिश करता रॉबिन को बचाने के लिए। अब ये पूरा कॉन्वर्सेशन होने के बाद इनिशियली ऐसा लगा कि उसप यहाँ पर मदद नहीं करेगा इस पूरे सिचुएशन में, पर हम लोग यहाँ पर सोगे किंग का एंट्री होते हुए देखते हैं, जो लेजेंडरी कैरेक्टर है। आपको हमारा भाई उसप सोगे किंग में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा था। और यहाँ से ही हम देखते हैं कि सांजी, फ्रैंकी, उसप ये तीनों लोग डिफरेंट तरीके से एंगेज करते हैं। हम लोग फ्रैंकी को फाइट करते हुए देखते हैं एक लो रैंकिंग CP9 मेंबर के साथ जिसका नाम है नीरो। नीरो को एक्चुअल में इंडक्ट किया जाना था CP9 के रैंक्स में, पर नीरो ने सब सारे 6 पावर्स के ऊपर मास्टरी हासिल नहीं किया था। वो सिर्फ 4 6 पावर्स के टेक्निक्स को यूज कर सकता था। तो हम देखते हैं ये इंडिविजुअल को फाइट करते हुए फ्रैंकी के अगेंस्ट। ये पूरा फाइट काफी एंटरटेनिंग था। हमको हमारा भाई फ्रैंकी पैगासस में बनते हुए दिखाई दे रहा था। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रहा था यार, बहुत ज्यादा कॉमेडिक ये पूरा फाइट था। पर इवेंचुअली हम देखते हैं कि फ्रैंकी, क्योंकि उसका आयरन बॉडी है, तो हम देखते हैं कि फ्रैंकी एक आयरन पंच के जरिए से नीरो को कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है। सांजी का नेक्स्ट फाइट पफिंग टॉम के ऊपर वांस के साथ था। वांस यहाँ पर रामिन कैंपो यूटिलाइज कर रहा था, वो आटा खा रहा था और वो अपने नाक के जरिए से नूडल्स बना रहा था यार, और वो नूडल्स के जरिए से आर्मर बना रहा था अपने आप के लिए। ये फाइट बहुत ज्यादा वियर्ड था, पर ये सांजी के लिए एक अच्छा ग्लो अप था, क्योंकि हम लोग सांजी को यहाँ पर पहली बार किचन नाइफ के जरिए से वांस के अगेंस्ट फाइट करते हुए देख रहे थे। सांजी जिस तरीके से किचन नाइफ यूटिलाइज कर रहा था वो बहुत ज्यादा क्रेजी था। और यहाँ पर सांजी बोलता है कि क्योंकि यहाँ पर फूड इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर नूडल्स इन्वॉल्व है, तो इस वजह से सांजी यहाँ पर नाइफ्स यूटिलाइज कर रहा था, और वो नाइफ्स के जरिए से वांस के नूडल्स को कंप्लीटली छोटे छोटे हिस्सों में कट कर देता है। अल्टीमेटली सांजी यहाँ पर थोड़ा उसको प्रॉब्लम आता है ये पूरे फाइट में, क्योंकि फूड इन्वॉल्व था, पर सांजी अल्टीमेटली ये पूरे फाइट में जीत जाता है। अब रही बात सोगे किंग को लेके, तो सोगे किंग अपने गैजेट्स के जरिए से वो रॉबिन जिस रूम में है उसको वो इन्फिल्ट्रेट करता है। वो रॉबिन को बोलता है कि वो लोग सब सारे लोग बचाने के लिए आए हैं रॉबिन को। तो पफिंग टॉम ये सी ट्रेन पे एक टाइम ऐसा आता है जहां पर फ्रैंकी, सांजी, उसप एक तरीके से उन लोग छोटे टाइम के लिए उन लोग रॉबिन को सक्सेसफुली सेव कर लेते हैं। जहां पर हम देख रहे थे कि फ्रैंकी, सांजी, उसप एक सेपरेट बोगी में चले गए थे और उन लोग उस बोगी को ही डिसलोकेट कर देते हैं मेन बॉडी से, और ऐसा लग रहा था कि उन लोग ड्रिफ्ट होते हुए दूर चले जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर खलीफा अपने विप के जरिए से उस बोगी को पकड़ती है। ब्लूनो अपने डोर फ्रूट के जरिए से उस बोगी में जाता है और बाद में हमको वहां पर फाइट दिखाई देता है। और उस पूरे फाइट के कंक्लूजन में हम देखते हैं कि CP9 के मेंबर्स सक्सेसफुली फिर से रॉबिन और फ्रैंकी को रिट्रीव कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारा भाई
भाई सांजी और सोगे किंग उन लोग उस बोगी में, जिस बोगी को उन लोगों ने डिसलोकेट किया था, डिस्कनेक्ट किया था, उस बोगी में उन लोग काइंड ऑफ ड्रिफ्ट होते हुए पीछे चले जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रॉकेटमैन के बारे में, जहां पर स्ट्राइड पायरेट्स है और फ्रैंकी फैमिली है, यहाँ पर भी हमको बहुत ही कूल मोमेंट्स दिखाई दे रहा था। एक्वा लगूना का बहुत ही मैसिव वेव आते हुए दिखाई दे रहा था रॉकेटमैन की तरफ। हम देखते हैं लूफी और जोरो को, दोनों लोगों को वेव के ऊपर अटैक करके वहां पर एक होल डालते हुए, जिसके जरिए से रॉकेटमैन बेसिकली इजी वो मनूवर कर पाता है, उसमें से वो निकल लेता है। हमको यहाँ पर कई सारे अच्छे जोरो मोमेंट्स दिखाई दे रहे थे, जहां पर जोरो एक्चुअल में एक बोगी को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। ये पूरा जो अटैक था जोरो का वो लेजेंडरी था। हमको बाद में जोरो एक मरीन ऑफिसर के अगेंस्ट फाइट करते हुए दिखाई देता है, जिसका नाम है टी बोन। वो भी बेसिकली एक अच्छा सोर्ट्समैन था। हम देखते हैं जोरो वर्सेस टी बोन के बीच में क्लैश। ये क्लैश बहुत ही जल्दी से खत्म होते हुए हमको दिखाई दे रहा था। टी बोन बहुत ज्यादा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, तो ऐसा नहीं है कि वो वीक कैरेक्टर था। टी बोन और जोरो के क्लैश में जोरो काइंड ऑफ हमको यहाँ पर वन शॉट करते हुए दिखाई दे रहा था टी बोन को। ये बहुत ही एक कूल कोरियोग्राफ्ड स्वॉर्ड प्ले यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था। मेरे भाई सांजी और उसब दोनों लोग फिर से रिग्रुप करते हैं रॉकेटमैन में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ। हमको यहाँ पर सोगे किंग बहुत ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था यार। लूफी और चॉपर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते वो सबको। सोगे किंग का लेजेंडरी चीज, लेजेंडरी मीम यहाँ पर चल रहा था। ये हाईली एंटरटेनिंग सेगमेंट था मेरे भाई। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स रॉकेटमैन के जरिए से जैसे ही करीब पहुंचते हैं एनियस लॉबी के, वैसे ही लूफी अपने एबिलिटीज के जरिए से, अपने स्ट्रेचिंग एबिलिटीज के जरिए से एनियस लॉबी पे रेड डाल देता है। अब रही बात रॉकेटमैन के बारे में, तो यहाँ पर हमारे भाई जोरो के पास ब्रिलियंट प्लान था। जोरो और फ्रॉग दोनों लोग मिलकर यहाँ पर ब्रिलियंट प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि कैसे रॉकेटमैन पहुंचेगा एनियस लॉबी में, क्योंकि एनियस लॉबी पे फेंसिंग किया गया था। तो जोरो बोलता है फ्रॉग को कि जो फेंसिंग है उसको डैमेज करे, और बाद में वो कोकोरो को बोलता है कि फुल स्पीड पे ट्रेन को चलाए। तो ट्रेन बेसिकली एज अ रैंप की तरह वो बेसिकली वो केज काम आता है और ट्रेन हवे में उड़ पड़ता है मेरे भाई। और कुछ इस तरीके से उन लोग क्रैश लैंडिंग के जरिए से इन्फिल्ट्रेट करते हैं एनियस लॉबी में। लूफी एनियस लॉबी में पहुंचते ही वो बहुत ज्यादा केओस लेके आया था। वो सब सारे लोगों को, बहुत सारे मरीन्स को सुलाया जा रहा था, और एनियस लॉबी के सिक्योरिटी गार्ड्स इनिशियली उन लोग रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं स्पांडम को कि कितना डैमेज हुआ है, पर वो काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन के जरिए से यहाँ पर स्पांडम को ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 लोग ही कैजुअलिटी हुए हैं, या मतलब 5 लोगों का ही कैजुअलिटी हुआ है स्ट्रॉ हैट्स के इन्फिल्ट्रेशन में। तो स्पांडम को ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। प्लस स्पांडम का जो डेंदन मुशी है वो काइंड ऑफ रिसीवर से हटा हुआ था, तो मतलब कोई भी उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। स्पांडम को कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था ये पूरे सिचुएशन में। तो स्पांडम को ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है, पर रियलिटी ये था कि लूफी एब्सोल्युटली बजक मोड में जा रहा था पूरे एनियस लॉबी में। प्लस जब हम लोग रेस्ट ऑफ द स्ट्राइड पायरेट्स को एंट्री मारते हुए देखते हैं, उन लोग भी बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि फ्रैंकी फैमिली भी यहाँ पर आए थे। फ्रैंकी फैमिली के याग्रा के जरिए से हम देख रहे थे कि उन लोग पुश फॉरवर्ड कर रहे थे। एनियस लॉबी के टावर ऑफ जस्टिस के एंट्री को 2 जायंट्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिनका नाम है ओमियो और काशी, और ये लोग थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे सब सारे लोगों के लिए। पर हम देखते हैं कि पॉली, फ्रैंकी फैमिली, उन लोग बहुत ही मुश्किल से उन लोग ये दोनों जायंट्स को निपटा पाते हैं। और अल्टीमेटली क्योंकि उस सबको पता चलता है कि ओमियो और काशी का स्टोरी क्या है, किस तरीके से उन लोग जायंट पायरेट्स का हिस्सा थे, किस तरीके से उनके कैप्टन डोरी और ब्रॉगी थे। तो ओमियो और काशी बताते हैं जब अपने पास्ट के बारे में सोगे किंग को, तो सोगे किंग उनको बताता है कि अभी भी डोरी और ब्रॉगी लिटिल गार्डन के ऊपर अपना डुअल कैरी ऑन कर रहे हैं, और जो कुछ भी ओमियो और काशी को गवर्नमेंट ने बताया है कि डोरी और ब्रॉगी को गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है, वो सब सारी चीजें फॉल्स है। उन लोग यहाँ पर, ओमियो और काशी यहाँ पर काम ही इस वजह से कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है उनके बॉस को, और उन लोग काइंड ऑफ यहाँ पर रिपेंट कर रहे थे। उन लोग काइंड ऑफ यहाँ पर अपने बॉस का सेंटेंस कम करने के लिए उन लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे बाय गिविंग सिक्योरिटी टू टावर ऑफ जस्टिस के एंट्रेंस को। उन लोग सिक्योरिटी दे रहे थे। तो उस सब ये सब सारी चीजें ओमियो और काशी को बताने के बाद तुरंत ओमियो और काशी उस सब का साथ देने लगते हैं। हमको यहाँ पर उस सब बहुत ज्यादा हाइप्ड अप दिखाई दे रहा था। सोगे किंग हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइप्ड अप दिखाई दे रहा था, वो यूज कर रहा था जायंट्स का। मेरे भाई ये सब सारी चीजों में हमको वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट मोमेंट दिखाई देता है पूरे वन पीस मांगा के हिस्ट्री में, जहां पर हमको स्ट्रॉ हैट
पायरेट्स असेंबल होते हुए दिखाई देते हैं टावर ऑफ जस्टिस के ऊपर। सब सारे लोग टावर ऑफ जस्टिस के ऊपर चढ़ के उन लोग स्टेयर डाउन कर रहे थे CP9 के एजेंट्स को। हमको यहाँ पर रॉबिन दिखाई दे रही थी, स्पांडम दिखाई दे रहा था, CP9 के मेंबर्स दिखाई दे रहे थे, फ्रैंकी दिखाई दे रहा था। ये वन ऑफ द लेजेंडरी मोमेंट है वन पीस में। इसको तो कितने बार भी क्रिएट कर, कभी भी इस तरीके से ये हिट नहीं होगा। लूफी रॉबिन को यहाँ पर सीधा सीधा बोलता है कि उसको जो करना है वो करे, पर उसको जो कुछ भी करना है वो उसको उसके क्रू को ज्वाइन करके ही करना पड़ेगा, उसके क्रू में रह के करना पड़ेगा। यहाँ पर लूफी बोलता है रॉबिन को कि रॉबिन बोले कि उसको जीना है। और यहाँ से ही हम लोग काइंड ऑफ ट्रांजिशन करते हैं। यही मोमेंट से, यही परफेक्ट मोमेंट से हम लोग ट्रांजिशन करते हैं रॉबिन के बैक स्टोरी में, जो बहुत ही एक क्रूशल बैक स्टोरी है, जो सपोर्ट करता है रॉबिन के डिसीजन को, जो हमको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि रॉबिन ये सब सारी चीजें क्यों कर रही है। रॉबिन वेस्ट ब्लू से ओहारा से आती है। ओहारा ये आइलैंड को जाना जाता है पूरे दुनिया में उनके स्कॉलर्स की वजह से। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े आर्कोलॉजिकल स्कॉलर्स यहाँ पर पैदा हुए हैं और यहाँ पर आर्कोलॉजी के ऊपर स्टडी किया जाता है। ये एक बहुत ज्यादा मशहूर आइलैंड था, पर ये आइलैंड पे जो सब सारे स्कॉलर्स थे उन लोग काइंड ऑफ रिसर्च कर रहे थे वॉइड सेंचुरी के ऊपर, जो ब्लैंक पीरियड है जिसको टैबू माना जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने फॉरबिड किया है कि कोई भी ये पूरे ब्लैंक पीरियड के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता है, कोई भी आर्कोलॉजिकल स्टडी इसके ऊपर नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट क्लियरली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे, पर ओहारा के स्कॉलर्स पोनिग्लिफ के जरिए से उन लोग डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे थे कि ब्लैंक पीरियड में क्या हुआ था। ओहारा के स्कॉलर्स जो पोनिग्लिफ पे लिखा है, जो लैंग्वेज में लिखा है, उसको भी डिसाइफर कर रहे थे। उन लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे थे वो पूरे लैंग्वेज को। तो रॉबिन 8 साल की उम्र में ही उसने स्कॉलर का दर्जा पा लिया था। वो एक्सट्रीमली स्मार्ट थी, वो पोनिग्लिफ्स को भी रीड कर सकती थी 8 साल की उम्र में ही। रॉबिन की माँ, क्योंकि रॉबिन जब छोटी बच्ची थी तभी वो रॉबिन को छोड़ के चली जाती है एक एक्सपीडिशन पे। उसके ऊपर ज्यादा हमको कुछ पता नहीं है, पर वो ऑलरेडी एक एक्सपीडिशन पे चली गई थी। तो रॉबिन की जिंदगी में उसके माता पिता नहीं थे। रॉबिन की माँ की जो बहन है उसके साथ रॉबिन रह रही थी और वो लोग उसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, बर्ताव नहीं कर रहे थे। रॉबिन इस वजह से उसने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया था एक स्कॉलर बनने के लिए। वो दूसरे लोगों के साथ इंटीग्रेट होना चाहती थी, वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। एक दिन रॉबिन को एक जायंट मिलता है जिसका नाम है सॉल। सॉल समुद्र के किनारे बह के आया था, तो रॉबिन और सॉल बात करने लगते हैं, उन लोग दोस्त भी बन जाते हैं। जैगुआर डी सॉल एक्चुअल में निको रॉबिन की माँ को जानता था, ओलिविया को जानता था वो, पर हमारे भाई जैगुआर डी सॉल को पता नहीं था कि निको रॉबिन ओलिविया की बेटी है। तो हम इवेंचुअली देखते हैं कि हाँ, हमको एक अच्छा खासा मोमेंट दिखाई देता है जैगुआर डी सॉल और रॉबिन के बीच में। जैगुआर डी सॉल रॉबिन को हंसना सिखाता है, पर अल्टीमेटली जो इम्पेंडिंग डिजास्टर था वो हमको यहाँ पर प्ले आउट होते हुए दिखाई देता है। हमको यहाँ पर स्पांडीन जो बेसिकली बाप है स्पांडम का, वो बेसिकली आते हुए हमको यहाँ पर दिखाई देता है। वो गवर्नमेंट एजेंट है, वो यहाँ पर आया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या ओहारा के स्कॉलर्स वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये ऐसा केस है। ये बेसिकली यहाँ पर वो कंफर्म करने के लिए आया था। तो स्पांडीन अपना जॉब बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी आउट करता है। जो गवर्नमेंट ने उसको भेजा था करने के लिए वही वो यहाँ पर करता है। वो सब सारे मरीन्स को अंदर भेजता है ओहारा में। वो जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसके ऊपर रेड डालता है और बाद में उन लोग उन लोग एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उनको मिलता है कि हाँ, यहाँ पर ओहारा पे सब सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, पोनिग्लिफ्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो कंप्लीटली अगेंस्ट है गवर्नमेंट रूल के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब सारे बुक्स को जलाया जा रहा था। स्पांडीन उसके इन्वेस्टिगेशन में जो उसको इन्फॉर्मेशन मिला था उसको कंक्लूड करते हुए वो कंफर्म करता है कि ओहारा के लोग वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और यही टाइम पे स्पांडीन बस्टर कॉल को इन्वोक करता है ओहारा के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि 10 बैटलशिप्स आएगा नेवी के जरिए से। 10 बैटलशिप में 5 वाइस एडमिरल्स रहेंगे और उन लोग रूथलेसली बॉम्ब करेंगे वो पूरे आइलैंड को, जब तक कुछ रह नहीं जाता है उस पूरे आइलैंड का। उसको बस्टर कॉल बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग ओहारा के लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, जो बेसिकली बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड है आर्कियोलॉजी में, जिसका नाम है प्रोफेसर क्लोवर। प्रोफेसर क्लोवर हमको यहाँ पर बात करते हुए दिखाई दे रहा था 5 एल्डर्स के साथ। और प्रोफेसर क्लोवर हाइपोथेसिस यहाँ पर बताता है उसका कि किस तरीके से वर्ल्ड सेंचुरी में एक एंशिएंट किंगडम था जो बहुत ज्यादा हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, और बाद में जिस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो ग्रज था ये एंशिएंट किंगडम की तरफ और एंशिएंट किंगडम को इनाइलेट किया गया था। ये सब सारी चीजें प्रोफेसर क्लोवर बोलता है। और जैसे ही वो ये किंगडम का नाम लेने वाला था तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर क्लोवर को
शूट कर दिया जाता है और एल्डर्स बोल रहे थे कि प्रोफेसर क्लोर को बहुत ज़्यादा ही पता है इन्फॉर्मेशन। बस्टर कॉल इन्वोक होने के बाद हम लोग रॉबिन की माँ ओलिविया को आते हुए देखते हैं ओहारा पे। यहाँ पर रॉबिन और ओलिविया का मुलाकात भी होता है। ये बहुत ही एक इमोशनल रीयूनियन था। पर ये सब सारी चीज़ों के लिए ये सब सारा जो मोमेंट था रॉबिन और ओलिविया का, वो ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ऑलरेडी कई सारे बैटलशिप्स अप्रोच कर रहे थे, ऑलरेडी अटैक स्टार्ट हो गया था। तो ओलिविया बोलती है जैगवार डी सॉल को कि वो रॉबिन को प्रोटेक्ट करे, वो रॉबिन को यहाँ पर से लेके जाए। और हम देखते हैं कि जैगवार डी सॉल अपना पूरा कोशिश करता है निको रॉबिन को सेफ्टी में लेके जाने के लिए। पर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कूजान आओकिजी कूजान जैगवार डी सॉल के पीछे पड़ जाता है, वो उसको फ्रीज कर देता है। जैगवार डी सॉल पहले मरीन था, उसका भी काफी एक अच्छा खासा बैक स्टोरी हमको दिखाई दे रहा था। तो कूजान फ्रीज करता है जैगवार डी सॉल को, और जैसे ही कूजान कंप्लीटली फ्रीज करने वाला था जैगवार डी सॉल को, जैगवार डी सॉल कई सारे एनकरेजिंग चीजें बोलता है निको रॉबिन को कि किस तरीके से आगे चलते हुए उसका जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। पर जैगवार डी सॉल बोलता है कि कभी भी हार मत मानना, एक दिन ऐसा आएगा जहां पर तुझको तेरे लिए तुझको कोई ना कोई तो दोस्त मिलेंगे जो तुझको एक्सेप्ट करेंगे अपने आप के लिए। कूजान जैगवार डी सॉल को फ्रीज करने के बाद तभी हम देखते हैं कि जो ओहारा का सिविलियन शिप था, जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था आर्कियोलॉजी को लेके, वो शिप को अकाइनू डुबा देता है। ये बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड था, ये लिटरली जेनोसाइड था। अकाइनू वो पूरे शिप को इस वजह से डुबाता है क्योंकि वो चांसेस नहीं लेना चाहता था, किसी भी स्कॉलर को वो एक्सकेप करने नहीं देना चाहता था। अकाइनू का यहाँ पर लॉजिक सही है, पर वो बहुत ज्यादा ही रूथलेस और हार्टलेस अप्रोच था मेरे भाई यहाँ पर अकाइनू के जरिए से। और जब ये कूजान देखता है, आओकिजी देखता है कि जो सिविलियन शिप था उसको कंप्लीटली ठोक दिया गया है और लोग मारे गए हैं उसके वजह से, तब वो उसके सामने आओकिजी आंखों के सामने देखता है निको रॉबिन को, और आओकिजी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो निको रॉबिन को यहाँ से एस्केप करने देगा। वो बेसिकली पूरे समुंदर को फ्रीज कर देता है, एक ट्रेल क्रिएट करता है और वो निको रॉबिन को बोलता है ये एक छोटा बोट है, इसमें तू बैठ और यहाँ से एस्केप कर ले। तो ये बेसिकली पूरा जो फ्लैशबैक था निको रॉबिन का, वो हमको हेल्प कर रहा था अंडरस्टैंड करने के लिए निको रॉबिन का कैरेक्टर। प्लस यहाँ पर हमको वो बता रहा था कि निको रॉबिन क्यों इतना बस्टर कॉल से डरती है, क्योंकि उसने देखा है बस्टर कॉल, उसने देखा है कि क्या और किस लेवल का हॉरिफाइंग चीज है बस्टर कॉल, कितना वो डैमेज देता है। वो निको रॉबिन के दिमाग में बैठ गया था, वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा था उसके लिए। तो जब हम लोग फ्लैशबैक से करंट स्टोरी लाइन में आते हैं और लूफी और सब सारे स्ट्रॉ हेड्स टावर ऑफ जस्टिस के ऊपर खड़े रुक के स्टैंड डाउन कर रहे हैं CP9 को, और लूफी बोलता है रॉबिन को कि उसको सुनना है रॉबिन के जरिए से कि रॉबिन जीना चाहती है। और रॉबिन जब बोलती है कि मेरे को जीना है, आई वॉन्ट टू लिव, जो वो बोलती है वो बहुत ज्यादा एक इम्पैक्टफुल मोमेंट था मेरे भाई, क्योंकि हमको वो जो वर्ड्स है, जो निको रॉबिन के मुंह से ये शब्द निकल रहा है, उसका वेट हमको समझ में आ रहा है और वो कितना डिफिकल्ट था उसके लिए, वो बोलने के लिए, वो एडमिट करने के लिए। मेरे भाई यहाँ से हम लोग हर एक इंडिविजुअल स्ट्रॉ हेड पायरेट मेंबर को फाइट करते हुए देखते हैं इंडिविजुअली CP9 एजेंट्स के अगेंस्ट। और यहाँ पर जो कॉल था स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का वो ये था कि रॉबिन के हाथों के ऊपर जो शैकल्स है, जो हथकड़ियां है, उसके कीज डिफरेंट CP9 मेंबर्स के पास है। किसके पास है एग्जैक्टली वो किसी को भी पता नहीं है, पर सब सारे CP9 एजेंट के पास एक की है जो मोस्ट प्रोबेबली वो खोल सकता है वो पूरे शैकल्स को। तो यहाँ पर हम लोग 1v1 क्लैश देख रहे थे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स और CP9 के एजेंट के साथ। यहाँ पर स्पॉन्डम बहुत ज्यादा ही घबरा गया था, इस वजह से वो रॉब लुच्ची को अपना बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड ऐसा बना लेता है, और वो निको रॉबिन को इमीडिएट बेसिस पे टावर ऑफ जस्टिस है वहां से वो ब्रिज ऑफ हेजिटेशन के पास लेके जाना चाहता था, क्योंकि ब्रिज ऑफ हेजिटेशन फाइनल पॉइंट है जहां पर से शिप्स कैरी करते हैं एक फ्यूजिटिव को गेट ऑफ जस्टिस के उस पार। तो बेसिकली स्पॉन्डम बहुत जल्द से जल्द गेट ऑफ हेजिटेशन के पास पहुंचना चाहता था, इस वजह से वो रॉब लिची को अपना बॉडीगार्ड भी रखता है। यहाँ पर जो पहला बैटल था वो था नामी वर्सेस खलीफा। खलीफा एक्सट्रीमली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी, तो मेरे को पता नहीं था कि नामी कैसे डिफीट करने वाली थी खलीफा को। ऑल्दो इनिशियली ऐसा लगा था कि खलीफा वर्सेस सांची के बीच में फाइट होने वाला है, पर सांची हमको पता है कि कभी भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, तो इस वजह से वो ज्यादा कुछ फाइट नहीं कर पाया था खलीफा के अगेंस्ट। खलीफा उसको बहुत जल्दी ही बैटल से बाहर फेंक देती है, पर नामी हमको कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे रही थी खलीफा को। और ऑल्दो ये बैटल में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खलीफा डोमिनेट कर रही थी, जो उसको करना चाहिए था क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि नामी अपना ब्रेन पावर इस्तेमाल करती है, वो अपना क्लाइमेट एक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है। ऑल्दो खलीफा ने एक डेवल
डेविल फ्रूट कंज्यूम किया था जिसके जरिए से वो किसी को भी स्लिपरी बना सकती थी या सोप की तरह बना सकती थी। हम देखते हैं कि वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट हमको दिखाई दे रही थी। नामी अपने मिराज टेम्पो के जरिए से वो बार बार डिसीव करती है खलीफा को और अल्टीमेटली वो अपने मिराज टेम्पो को ही यूटिलाइज करते हुए वो अटैक मारती है, लाइटनिंग बेस्ड अटैक मारती है खलीफा के ऊपर, जिसके जरिए से खलीफा हार जाती है। यहाँ पर जो सेकंड फाइट था वो था फ्रैंकी वर्सेस फुकुरो के बीच में, जो बेसिकली चापा पापा बोलते रहता है। वो मेरे को बहुत ज्यादा कूल कैरेक्टर लगता है यार, हालांकि काफी डम लगता है वो मेरे को, पर वो मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगता है वो कैरेक्टर। ये फाइट में अगर तेरे को लिटरली बताऊं तो मेरे को ऐसा लगा था कि ये फाइट वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस फाइट था फ्रैंकी और फुकुरो के बीच में, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट करे जा रहे थे। हम देख रहे थे कि फुकुरो एक टाइम पे फ्रैंकी को समुंदर में फेंक देता है, और क्योंकि फुकुरो बेसिकली हवा में रह सकता है अपने 6 पावर्स के टेक्निक की वजह से, इस वजह से वो उसका फायदा उठा रहा था। प्लस हमको ये बैटल में फ्रैंकी कोला ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब उसको कोला मिलता है तब हम देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग राइट मारता है फुकुरो के ऊपर, और ये बैटल ओवरऑल बहुत ही एक अच्छा कूल इंटेंस बैटल था। पर ये बैटल कंक्लूड होता है, हम देखते हैं कि फ्रैंकी फुकुरो के पैर पकड़ लेता है। बेसिकली वो बोल रहा था फ्रैंकी कि अगर मैं नीचे गिरूंगा पानी में तो भी नीचे गिरेगा पानी में। तो अल्टीमेटली क्योंकि फुकुरो हवे में था और फ्रैंकी उसको पकड़े हुए था, तो हम हमारे भाई फ्रैंकी को देखते हैं कि वो कूदे बस्ट मारता है फुकुरो के ऊपर, और वो इस तरीके से कंप्लीटली चापा पापा को नॉकआउट कर देता है यार। ये मतलब मुझे पता नहीं वो क्या कर रहा था यार, ये फुकुरो ये चापापा बोलते रहता है, वो मेरे को काफी कूल लग रहा था यार, वो सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पर जो तीसरा फाइट था वो था चॉपर वर्सेस कुमादोरी के बीच में। कुमादोरी एक्सट्रीमली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, ये बंदा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। ये बंदा वियर्ड एबिलिटीज यूज कर रहा था, वो अपने लाइफ फॉर्म के जरिए से अपने वेट को रिड्यूस कर पा रहा था, वो अपने हेयर को मैनिपुलेट कर पा रहा था, वो और बहुत कई सारी चीजें कर पा रहा था अपने लाइफ फॉर्म को मैनिपुलेट करके। यहाँ पर हम देख रहे थे कि चॉपर अपना रंबल बॉल यूज करके वो कई सारे अटैक्स मारने की कोशिश करता है कुमादोरी के ऊपर। वो थोड़ा ये बैटल को ड्रैग करने की कोशिश भी कर रहा था, बट वो ज्यादा देर तक ये बैटल को ड्रैग नहीं कर सकता था। हम देखते हैं कि चॉपर अपने बॉडी के ऊपर अपने वेरियस पॉइंट्स के ऊपर अपना कंट्रोल खोए जा रहा था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट होने वाला है। तो यही डेस्परेशन में आके हम लोग चॉपर को पहली बार मॉन्स्टर पॉइंट यूज करते हुए देखते हैं। ये पूरे पॉइंट में हमारा भाई चॉपर कंप्लीटली अपना मानसिक संतुलन खो देता है और एब्सोल्युटली बजक मोड में चले जाता है। जो कोई भी चॉपर के सामने आता है ये पूरे फॉर्म में, वो उनको बेसिकली फ्लैट कर देता है। और वही हम देखते हैं कि चॉपर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में जाके वो एब्सोल्युटली एनाइलेट कर देता है कुमादोरी को, और हम देखते हैं कि कुमादोरी इस तरीके से हार जाता है। पर चॉपर फिर भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा वाइल्ड जा रहा था, तो इस वजह से हम देखते हैं कि फ्रैंकी चॉपर को पानी में गिरा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली डेविल फ्रूट का एबिलिटीज काम नहीं करता है समुद्र में। तो कुछ उस तरीके से चॉपर को रिवर्ट किया जाता है उसके नॉर्मल फॉर्म में। फ्रैंकी हेल्प करता है ये पूरे प्रोसेस में, ठीक है। ये बहुत ही एक हार्ड फॉट बैटल था मेरे हिसाब से। यहाँ पर जो फोर्थ बैटल था वो था सांजी वर्सेस जाबरा के बीच में। जाबरा ने जोन टाइप डेविल फ्रूट कंज्यूम किया था। जाबरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है वुल्फ मैन में, हमको जाबरा उसका हाइब्रिड फॉर्म में दिखाई दे रहा था। जाबरा फाइट करता है सांजी के अगेंस्ट और सांजी बहुत ही अच्छे किक्स मारे जा रहा था जाबरा के ऊपर। पर जाबरा यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा कनाइविंग और डिसीविंग कैरेक्टर, वो डिसीव करता है अपने अपोनेंट्स को। वो यहाँ पर फालतू चीजें बोल रहा था कि किस तरीके से वो रॉबिन का भाई है और ये सब सारी चीजें सब फालतू बकवास करे जा रहा था। तो सांजी को हम देखते हैं कि सांजी ऑलरेडी बहुत ही इंसेन लेवल का किक्स मार रहा था ये पूरे जाबरा के ऊपर। पर सांजी ये पूरे फाइट को कंक्लूड करता है एक नए पावर अप के जरिए से। सांजी को हम देखते हैं कि वो फास्ट मोशन में स्पिन करता है और यहाँ पर हमको सांजी का दियाबले जाम्बे दिखाई देता है। सांजी का पैर बर्न होते हुए हमको दिखाई दे रहा था और सांजी इसी दियाबले जाम्बे के जरिए से ये पूरे वुल्फ में जाबरा को उड़ा देता है। यहाँ पर फिफ्थ फाइट था जोरो वर्सेस काकू के बीच में। काकू ने नया डेविल फ्रूट को कंज्यूम किया था और उसका डेविल फ्रूट जोन टाइप था जिसके जरिए से वो जिराफ में तब्दील हो सकता था। ये फाइट बहुत ज्यादा फनी था क्योंकि यहाँ पर काकू जिराफ के जरिए से वो कई सारी चीजें कर रहा था। एक टाइम पे उसने जो स्लैश मारा था वो कंप्लीटली टावर ऑफ जस्टिस को हाफ में स्लाइस कर दिया था हमारे भाई काकू ने। काकू मजाक कर रहा था, बकचोदी कर रहा था, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी था काकू। यहाँ पर काकू इनिशियली वो अपने जोन ट्रांसफॉर्मेशन में फाइट कर रहा था हमारे भाई जोरो के अगेंस्ट, पर अल्टीमेटली वो सोर्ड के ऊपर रिलाई करने लगता है, वो सब सारी चीजें होता है। ये बैटल
में हम लोग हमारे भाई जोरो को आश्रा यूज करते हुए देखते हैं। ये फिर से एक नया टेक्निक था हमारे भाई जोरो का। जोरो अपने आश्रा एबिलिटी के जरिए से काकू को ठोक देता है और जोरो काकू को ठोकने के बाद जो पॉली ने बोला था जोरो को, वही जोरो बोलता है काकू को कि तुम लोग फायर हो गए हो, क्योंकि उन लोगों ने बिट्रे किया था, गालीला को डिसीव किया था। यहाँ पर जो फाइनल फाइट था वो था रॉब लुची वर्सेस लूफी के बीच में। लूफी ने ऑलरेडी एक पावर अप हमको दिखाया था, लूफी ने ऑलरेडी अपने आप को असेंड करते हुए दिखाया था हमको प्रीवियस फाइट में। लूफी ने फाइट किया था ब्लूनो के अगेंस्ट, और जब लूफी ने फाइट किया था ब्लूनो के अगेंस्ट तब लूफी ने ब्लूनो को बोला था कि अच्छा हुआ कि मैं तुम लोगों से मिला, क्योंकि ये एक रियलिटी चेक था लूफी के लिए। लूफी मतलब ऐसा मतलब रुक के वेट नहीं कर सकता था, उसको स्ट्रांग बनना ही था। अगर उसको लूफी को अपने क्रू को प्रोटेक्ट करना है तो लूफी को स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। इस वजह से हम देखते हैं कि लूफी अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है जो है गियर सेकंड। यहाँ पर लूफी ने ऑन द गो ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया था। उसने इंस्पिरेशन लिया था 6 पावर के टेक्निक से। यहाँ पर जो पोज था लूफी का गियर सेकंड में, और जिस तरीके से वो ब्लूनो को मार मार के ब्लूनो का भरता बना देता है, और जो फाइनल ब्लो था लूफी का ब्लूनो के ऊपर, ब्लूनो को ऐसा लगा कि वो अपने आयरन बॉडी के जरिए से अपने आप को डिफेंड कर सकता है लूफी के जेट पिस्टल के उस साथ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। लूफी नॉकआउट कर देता है ब्लूनो को। तो जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे रॉब लुची और लूफी के फाइट में, तो हमको पता था कि लूफी के पास उसका गियर सेकंड था और लूफी यहाँ पर एक अच्छे पोजीशन में रहेगा। यहाँ पर लूफी प्रीवियसली जैसे गया था बैटल वैसे यहाँ पर होने वाला नहीं है। लूफी की यहाँ पर मतलब एक अच्छा चांस है जीतने के लिए अपने गियर सेकंड के जरिए से। प्लस हम लोगों ने लूफी का गियर थर्ड भी देखा था जब वो आ रहा था, जब वो काइंड ऑफ रॉबिन को चेस करते हुए आ रहा था, तब हम देख रहे थे कि उसने एक दरवाजे को तोड़ा था अपने गियर थर्ड के जरिए से। तो हमको पता था ये बैटल में हम लोग जाने से पहले हम देख रहे थे कि लूफी के पास गियर सेकंड है, लूफी के पास गियर थर्ड है, पर हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि क्या ये मतलब इनफ है, क्या ये इससे चल जाएगा, क्या इससे लूफी जीत जाएगा रॉब लुची के अगेंस्ट। ये बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन था। प्लस हम देखते हैं कि रॉब लुची और लूफी के क्लैश में, इनिशियल क्लैश में हम देखते हैं कि काफी ब्लोज एक्सचेंज हो रहे थे, ज्यादा कुछ यहाँ पर क्रेजी नहीं हो रहा था। तभी ही फ्रैंकी सब सारे लोगों का कीज, मतलब सब सारे लोगों ने जिनको भी लोगों ने हराया था CP9 के मेंबर्स को, उनका कीज लेके वो जा रहा था रॉबिन के पास। तो फ्रैंकी को लूफी और लुची जहां पर फाइट कर रहे हैं वहां से ही गुजरना पड़ेगा ब्रिज ऑफ हेसिटेशन पे जाने के लिए। फ्रैंकी यहाँ पर लूफी को असिस्ट करने के लिए तैयार था रॉब लुची के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। फ्रैंकी पूछता भी है लूफी को कि क्या लूफी को मदद चाहिए रॉब लुची के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो लूफी बताता है, लूफी याद दिलाता है फ्रैंकी को कि उनका यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है। लूफी बोलता है कि फ्रैंकी का प्रायोरिटी रहना चाहिए रॉबिन को बचाने के लिए, और लूफी यहाँ पर हैंडल करेगा रॉब लुची को। ये पूरा सिचुएशन ही बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन था, बहुत ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन था, क्योंकि ऑलरेडी स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे यहाँ पर। क्योंकि स्पांडम ने इससे पहले चूतिए ने उसने अपना जो बस्टर कॉल था, गोल्डन जो डेन मोशी था जो बस्टर कॉल था, उसको उसने एक्सीडेंटली प्रेस कर दिया था। तो ऑलरेडी सब सारे 10 बैटलशिप्स यहाँ पर अप्रोच करने लगे थे एनियस लॉबी पे। 5 एडमिरल्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे थे और उन लोगों ने अपना वार्निंग शॉट भी फायर कर दिया था एनियस लॉबी पे। स्पांडम ने यहाँ पर ये बस्टर कॉल में सब सारे वाइस एडमिरल्स जो इन्वॉल्व थे उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो ब्रिज ऑफ हेजिटेशन है जहां पर वो निको रॉबिन को लेके आ रहा है उसके ऊपर अटैक न किया जाए, बाकी सब सारे लोकेशंस पे अटैक किया जाए, बाकी सब सारे लोकेशंस को वाइप आउट किया जाए। तो सब सारे जो बैटल शिप्स थे उन लोग टारगेट नहीं कर रहे थे एक्टिवली ब्रिज ऑफ हेजिटेशन के ऊपर। स्पांडम जब निको रॉबिन को लेके पहुंचता है ब्रिज ऑफ हेजिटेशन के ऊपर, तभी हम देखते हैं कि हमारा भाई फ्रैंकी भी वहां पर पहुंच जाता है। लूफी काइंड ऑफ रॉब लुची के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, और लूफी काइंड ऑफ हेड टू हेड जा रहा था रॉब लुची के अगेंस्ट, और फ्रैंकी को वो टाइम देता है एग्जिट करने के लिए वहां पर से। फ्रैंकी जैसे ही पहुंचता है यहाँ पर ब्रिज ऑफ हेजिटेशन पे, वो कोशिश करता है सब सारे लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। कई सारे मरीन्स वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे ब्रिज ऑफ हेजिटेशन पे, क्योंकि उन लोग निको रॉबिन को एक शिप पे डाल के गेट ऑफ जस्टिस के उस पार पहुंचाना चाहते थे, और उस पार गेट ऑफ जस्टिस के उस पार डायरेक्टली इंपेल डाउन है। ठीक है, फ्रैंकी यहाँ पर ब्रिज ऑफ हेजिटेशन पे सब सारे मरीन्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर हम लोग रॉबिन को भी देख रहे थे कि वो एस्केप करने की कोशिश कर रही थी। एक टाइम पे वो अपने मुंह से वो दीवार को मतलब पकड़े हुई थी यार, वो मतलब हमको डेस्परेशन दिखाई दे रहा था रॉबिन की तरफ से। स्पांडम ऑब्वियसली यहाँ पर मजाक उड़ा रहा था रॉबिन का, पर यहाँ पर कौन यहाँ पर एंट्री मार के दिन बचाता है, कौन यहाँ पर एंट्री मारता है? यहाँ पर एंट्री मारता है हमारे भाई सोगे किंग। ये बंदा सोगे किंग बेसिकली टावर ऑफ जस्टिस
से खड़ा रुक के, बहुत दूर से खड़ा रुक के वो बेसिकली स्नाइप करे जा रहा था। यहाँ पर वो स्नाइप कर रहा था मरीन्स को एक्सट्रीमली लॉन्ग डिस्टेंस से। वो स्पांडम को भी स्नाइप करते हुए हमको दिखाई दे रहा था। उसके पास हमको एक नया वेपन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है काबूटो। ये पूरे काबूटो वेपन में उसप ने कई सारे डायल्स को इनकॉर्पोरेट किया है, जिसकी वजह से वो कई सारे इंटरेस्टिंग चीजें कर सकता है। हमने ऑलरेडी देखा था उसप के जरिए से एक एपिक मोमेंट जहां पर लूफी ने वॉर डिक्लेयर किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो पूरा झंडा जला के लूफी बोलता है सोगे किंग को वो झंडा जला दे। सोगे किंग हमारा भाई एक शॉट में वो पूरे झंडे को जला देता है। वो बहुत ही एक क्रेजी मोमेंट था। तो यहाँ पर भी हमको हमारा भाई उसप काबूटो यूज करके कई सारे लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस में स्नाइप कर रहा था। और रॉबिन जब देखती है यहाँ पर हमारे भाई सोगे किंग को, हमारे भाई उसप को, जिसको रॉबिन लॉन्ग नोज कुन बोलती है, वो मतलब रो पड़ती है यार। रॉबिन यहाँ पर उसप को देख के रो पड़ती है। ये बहुत ही फिर से इमोशनल मोमेंट था। ब्रिज ऑफ हेजिटेशन पे फाइनली फ्रैंकी कीस के जरिए से वो निको रॉबिन को उसके शैकल से छुड़ा पाता है। और बाद में हम देखते हैं निको रॉबिन को एक्शन में। निको रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की एबिलिटी के जरिए से बहुत सारे मरीन्स को बहुत ही जल्दी से निपटा देती है। लूफी वर्सेस रॉब लुची का फाइट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट है मेरे हिसाब से पूरे वन पीस एनिमे और मांगा में। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फाइट आज तक का और कभी भी ये पूरे फाइट को मतलब आउटडू कर पाएगा। मेरे दिल में ये पूरा फाइट बहुत ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि हमको यहाँ पर लूफी उसका गियर सेकंड यूज करते हुए दिखाई दे रहा था, गियर थर्ड यूज करते हुए दिखाई दे रहा था। रॉब लुची उसके जोन ट्रांसफॉर्मेशन में था, हाइब्रिड फॉर्म में था मेरे भाई। और लूफी क्वाइट डेस्परेटली बहुत ही खतरनाक अटैक मारे जा रहा था रॉब लुची के ऊपर। एक टाइम पे लूफी अपने गियर थर्ड में रॉब लुची को हिट करके हवा में फेंक देता है मेरे भाई। रॉब लुची सीधा जाके जो बैटलशिप्स आए थे, जो बेसिकली बस्टर कॉल के बैटलशिप्स आए थे, उस बैटलशिप पे गिरता है रॉब लुची। हमको यहाँ पर रॉब लुची के पास्ट के बारे में पता चलता है कि रॉब लुची कितना रूथलेस एक एजेंट है। हमको यहाँ पर रॉब लुची के फ्लैशबैक में पता चलता है कि रॉब लुची को एक टाइम पे जब रॉब लुची छोटा बच्चा था तब उसको बेसिकली असाइन किया गया था एक मिशन के लिए। एक गवर्नमेंट अफिलिएटेड कंट्री में एक पायरेट ने कई सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था। उस कंट्री के सोल्जर्स को कैप्चर करके वो ब्लैकमेल कर रहा था उस किंगडम को। और वो मतलब पायरेट उस पूरे किंगडम को ओवरथ्रो करके वो अपना राज बैठाना चाहता था। वो बेसिकली किंग बनना चाहता था। यहाँ पर गवर्नमेंट के तरफ से सिर्फ एक बंदा आता है, सिर्फ एक एजेंट आता है, और वो भी बच्चा है इस टाइम पे, जो है रॉब लुची। रॉब लुची आता है, वो क्या करता है, रॉब लुची आके कोल्ड हार्टेडली वो रूथलेसली इनाइलेट कर देता है सब सारे गार्ड्स को जिसको पायरेट्स ने हॉस्टेज लिया था। उसके बाद वो बेसिकली चाह के उन पायरेट्स को भी इनाइलेट कर देता है। ही वॉज लाइक अ रूथलेस किलर, ही वॉज रेस्ड टू बी अ रूथलेस किलर। तो रॉब लुची जब फाइट कर रहा था लूफी के अगेंस्ट, तो रॉब लुची पूछता है लूफी को कि तू क्यों इतना एफर्ट डाल रहा है, इतना एफर्ट डाल के तुझे क्या मिलेगा। लूफी बोलता है रॉब लुची को कि अगर मैं यहाँ पर एफर्ट नहीं डालूंगा, अगर मैं यहाँ पर तेरे को टेक डाउन नहीं करूंगा, तो मुझको पता है कि तू मेरे क्रू मेंबर्स को टारगेट करेगा और वो तू उनको जान से मारेगा। ये एक सच बात है, इसको थ्रेट बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसको थ्रेट बोलते हैं। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ सैड बैक स्टोरीज, अ क्रेजी बैक स्टोरी। हालांकि रॉब लुची का बैक स्टोरी बहुत ज्यादा क्रेजी था, जो फ्लैशबैक हमको मिला था, बट स्टिल ही वाज जस्ट अ गाय हु वांटेड टू डू हिज जॉब। रॉब लुची का यहाँ पर जॉब था स्ट्राइड पायरेट्स को ठोकने का, और वो मतलब सब सारे लोगों को ठोकता। अगर लूफी हारता यहाँ पर तो वो 100% सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स को ठोकता। तो इस वजह से लूफी के लिए ये पूरा फाइट उतना मैटर करता था मेरे भाई। एक टाइम पे हम देखते हैं कि रॉब लुची लूफी को जमीन पे सुला देता है, और यही टाइम था जहां पर हम देखते हैं कि सोगे किंग अपना मास्क उतार के हमारा भाई उसप बोलता है लूफी को कि वो खड़ा रुक के फाइट करे रॉब लुची के अगेंस्ट। वो रॉब लुची के अगेंस्ट ना हारे। यहाँ पर जो उसप का स्पीच था वो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसप का स्पीच डेफिनेटली लूफी को हिट होता है। लूफी ब्लीड कर रहा था, फिर भी लूफी जो जमीन पे लेटा हुआ था वो खड़ा होता है। वो हमको गियर सेकंड में जाते हुए दिखाई देता है, और लूफी बोलता है, जोर से चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं फिर से जमीन पे नहीं गिरूंगा जब तक मैं तेरे को हरा नहीं देता हूँ। और वही लूफी करते हुए हमको दिखाई देता है मेरे भाई। नो अमाउंट ऑफ शाइनी एक्सप्लोसिव एनिमेशन क्वालिटी कैन रिप्लेस द शेयर इंटेंसिटी दैट दिस मोमेंट एनकैप्सुलेटेड। मेरे भाई इसको फाइट बोलते हैं, ठीक है। लूफी मतलब
मतलब ऑल आउट चले जाता है, वो गातलिंग मारता है, वो मारते जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मतलब अपना ही फकिंग स्पेंट एवरी आउंस ऑफ हिज एनर्जी इन दैट फाइनल अटैक। तू उसको देख के तुझे समझ में आ रहा था कि वो मतलब अपना पूरा जान डाल दिया उसने मेरे भाई। यहाँ पर फाइनली लूफी रॉब लुच्ची को नॉकआउट कर देता है और वन ऑफ द मोस्ट क्रेजियस्ट CP9 एजेंट रॉब लुच्ची का यहाँ पर डिफीट हो जाता है। लूफी जमीन पे था, लूफी रॉब लुच्ची को नॉकआउट करने के बाद वो जमीन पे था। लूफी यहाँ पर हिल भी नहीं सकता था, वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं सकता था क्योंकि वो इतना एग्जॉस्टेड हो गया था। वो हमको दिखाता है कि ये बैटल कितना इंटेंस था और ये कितना मतलब लूफी को रॉब किया था, कितना लूफी के एनर्जी को एग्जॉस्ट किया था। लूफी रॉब लुच्ची के अगेंस्ट जीतने के बाद हमको ब्रिज ऑफ हेजिटेशन के ऊपर सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स दिखाई दे रहे थे, सब सारे मरीन्स टारगेट कर रहे थे स्ट्राइड पायरेट्स को और ऐसा लग रहा था कि स्ट्राइड पायरेट्स बहुत ही एक पिंच में है, बहुत ही एक डायर सिचुएशन में है। और तभी हम देखते हैं कि स्ट्राइड पायरेट्स को कोई आवाज देते हुए उनको सब सारे लोगों को सुनाई देता है और ये आवाज था गोइंग मैरी का। गोइंग मैरी यहाँ पर खुद से आई थी, गोइंग मैरी यहाँ पर आई थी अपने फाइनल वॉयज में। वो आती है स्ट्राइड पायरेट्स को बचाने के लिए, तो सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स नीचे कूद जाते हैं। निको रॉबिन अपने एबिलिटीज के जरिए से लूफी को असिस्ट करती है नीचे कूदने के लिए और सब सारे लोग पानी में कूद के उन लोग बेसिकली गोइंग मैरी को ऑन बोर्ड करते हैं। ग्रैनी कोकोरो भी हेल्प करती है स्ट्राइड पायरेट्स को गोइंग मैरी के ऊपर ऑन बोर्ड करने के लिए। प्लस यहाँ पर सांजी ने एब्सोल्युटली एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। सांजी ने जो गेट ऑफ जस्टिस है उसको क्लोज कर दिया था। रॉबिन के लिए गेट ऑफ जस्टिस को ओपन किया जा रहा था तो सांजी जाके गेट ऑफ जस्टिस को क्लोज कर देता है और ये जो बेसिकली सांजी ने ये जो किया है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था क्योंकि जो करंट्स क्रिएट हुआ था बाय ओपनिंग ऑफ द गेट्स और बाद में जो सांजी ने किया गेट क्लोज करके, वो काइंड ऑफ अ टर्मोइल क्रिएट किया सब सारे मरीन्स के वैसल के लिए। प्लस यहाँ पर क्योंकि नामी एक एक्सीलेंट नेविगेटर है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो कई सारे फैक्टर्स थे जिसके जरिए से स्ट्राइड पायरेट सक्सेसफुली एनियस लॉबी से निको रॉबिन को रेस्क्यू करके उन लोग फिर से जा पाते हैं, फिर से उन लोग वाटर 7 की तरफ निकल पाते हैं। यहाँ पर गोइंग मैरी ने हेल्प किया, यहाँ पर सांजी ने हेल्प किया एस्केप करने के लिए, यहाँ पर नामी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेविगेशन स्किल ने हेल्प किया एस्केप करने के लिए। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि स्ट्राइड पायरेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ वॉर डिक्लेयर करके उन लोग अपने फ्रेंड को फिर से अपने क्रू में लेके आ पाते हैं। पर ये सब सारी चीजें खत्म नहीं होता है। इस वजह से ये पूरा आर्क एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड आर्क है मेरे हिसाब से। हम देखते हैं कि स्ट्राइड पायरेट्स का शिप जैसे एग्जिट करता है एनियस लॉबी से और उन लोग पहुंचने वाले रहते हैं वाटर 7 में, तब गोइंग मैरी के सामने हमको गालीला का शिप दिखाई देता है जिसके ऊपर आइसबर्ग था और कई सारे लोग थे। यहाँ पर ही जैसे ही गोइंग मैरी यहाँ पर पहुंचती है, ये शिप के पास पहुंचती है, गोइंग मैरी ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है, गोइंग मैरी यहाँ पर टूटना चालू हो जाता है और यहाँ पर हमको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स दिखाई दिया था। यहाँ पर सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे थे, फैदम करने की कोशिश कर रहे थे कि किसका आवाज था जो उन लोगों ने सुना था, कौन उसको पुकार रहा था सीज में, डेस्परेट सिचुएशन में कौन उनको बोल रहा था पानी में कूदने के लिए, समुद्र में कूदने के लिए। गोइंग मैरी यहाँ पर कैसे आई थी, एनियस लॉबी में कैसे आई थी गोइंग मैरी। ये सब सारी चीजें अंत में जब गोइंग मैरी टूटने लगता है, बिखरने लगता है, जो गोइंग मैरी का फाइनल वॉयज था वो हम देख रहे थे कि यहाँ पर सब सारे लोग स्ट्राइड पायरेट्स सब सारे लोग सोच रहे थे और स्ट्राइड पायरेट्स में सब सारे लोग काइंड ऑफ डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये टाइम आ गया है कि गोइंग मैरी को गुड बाय बोला जाए और गोइंग मैरी को ये एक फाइनल रेस्टिंग प्लेस दिया जाए। तो लूफी एज अ कैप्टन हम देखते हैं कि उसके हाथ में आग था और वो बेसिकली गोइंग मैरी को जलाता है और इसी टाइम पे हमको स्नो होते हुए दिखाई दे रहा था मेरे भाई। ये मतलब सीन ऑलरेडी इमोशनल था, ठीक है, ये सीन ऑलरेडी इमोशनल था और कई सारे लोग यही सीन पे रोने लगे होंगे। बट ये सीन और भी ज्यादा खतरनाक हिट होता है क्योंकि गोइंग मैरी हमको फिर से बात करते हुए दिखाई देती है सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स को और बाद में लूफी भी हमको रोते हुए दिखाई देता है। वो बोलता है कि हम लोगों ने तेरा उतना केयर नहीं किया था, हम लोगों ने हम लोग शिप पे बार बार ये शिप को तोड़ते रहते थे, उस सबको भी पता नहीं था कि कैसे ये शिप को बनाया जाए। और गोइंग मैरी बोलती है कि उसने बहुत ही अच्छा एडवेंचर किया था स्ट्राइड पायरेट्स के साथ और मतलब यहाँ पर सोगे किंग
भी था, मतलब सब सारे लोग यहाँ पर रो रहे थे अपार्ट फ्रॉम माय बॉय जोरो। जोरो ही हैज अ हार्ट ऑफ अ स्टील मैन। जोरो हमको यहाँ पर रोते हुए नहीं दिखाई दे रहा था, पर जोरो के लिए भी वो उतना ही मायने रखता था जितना सब सारे रेस्ट ऑफ द स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के लिए मायने रखता था यार। पर जो लास्ट इंटरेक्शन था स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का या लूफी का गोइंग मैरी के साथ, वो मतलब एब्सोल्युटली हार्ड हिटिंग था यार। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू नॉट बी इमोशनल एट दैट मोमेंट। प्लस जिस तरीके से गोइंग मैरी के फाइनल मोमेंट में आइसबर्ग के कैरेक्टर को इंटीग्रेट किया गया था, जहां पर आइसबर्ग गोइंग मैरी को देखता है और गोइंग मैरी काइंड ऑफ कम्युनिकेट करती है आइसबर्ग को, और वो बोलती है कि मेरे को फाइनल वॉयज पे जाना है, प्लीज मेरे को ठीक कर दो। बाद में आइसबर्ग अपना टाइम निकाल के वो गोइंग मैरी को ठीक करता है। यहाँ पर आइसबर्ग उस टाइम पे कुछ रैशनली सेंस नहीं कर पा रहा था कि क्या चल रहा था, पर वो फिर भी ठीक करता है गोइंग मैरी को, और गोइंग मैरी उसको थैंक यू बोल के वो निकल पड़ती है अपने फाइनल वॉयज में। तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड था यार। ओवरऑल इट जस्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट एपिक मोमेंट इन वन पीस मैन। ये सब सारी चीजें होने के बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट्स इवेंचुअली पहुंचते हैं वाटर 7 में, और हमको यहाँ पर पता चलता है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का जो बाउंटी है वो और भी ऊपर चले गया है। प्लस स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के साथ साथ फ्रैंकी को भी बाउंटी डाल दिया गया है। फ्रैंकी ऑलरेडी वांटेड था वर्ल्ड गवर्नमेंट के नजरों में, पर यहाँ पर फ्रैंकी के ऊपर भी बाउंटी डाल दिया गया है। सब सारे फ्रैंकी फैमिली रिक्वेस्ट करते हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को कि फ्रैंकी को उन लोग इनकॉर्पोरेट करे उसके क्रू में, क्योंकि फ्रैंकी के ऊपर बाउंटी है और उसके पास कुछ जगह नहीं है जाने के लिए। ऑन द अदर हैंड हमको फ्रैंकी जाके स्ट्रॉ हेड पायरेट से मिलते हुए दिखाई देता है। फ्रैंकी बोलता है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को कि वो एक शिप बनाने वाला है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के लिए, और अगर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एक्सेप्ट करेंगे उसके शिप को तो वो उसके लिए बहुत ही एक गर्व का बात रहेगा, ऐसा फ्रैंकी यहाँ पर बोलता है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश थे यार फ्रैंकी के ऑफर को लेके। तो हम देखते हैं कि फ्रैंकी अपना ड्रीम शिप बनाने में लग जाता है। फ्रैंकी ने ऑलरेडी अपना ब्लूप्रिंट बना दिया था अपने ड्रीम शिप के लिए। फ्रैंकी अपना ड्रीम शिप को बिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। हमको यहाँ पर आइसबर्ग चिप इन करते हुए दिखाई देता है, पॉली चिप इन करते हुए दिखाई देता है, कई सारे गालीला के एम्प्लॉयज चिप इन करते हुए दिखाई देते हैं। तो सब सारे लोग दिन रात ये शिप के पीछे पड़ जाते हैं, और हमको यहाँ पर पता चलता है कि जो फ्रैंकी ने 200 मिलियन चुराया था स्ट्रॉ हेड पायरेट से, वो पैसों को फ्रैंकी ने यूटिलाइज किया था एडम वुड को परचेस करने के लिए, जिसका क्वालिटी बहुत ज्यादा ही क्रेजी क्वालिटी है। ये हाई ग्रेड वुड है जो बेसिकली यहाँ पर हमारे भाई फ्रैंकी ने परचेस किया था ब्लैक मार्केट से। ब्लैक मार्केट में ये वुड टाइम टू टाइम आते रहता है, तो फ्रैंकी यही वुड को परचेस करना चाहता था क्योंकि ये वुड उसके ड्रीम का हिस्सा था। ये वुड को वो यूटिलाइज करके एक शिप बनाना चाहता था। तो अभी वो जो शिप बना रहा है वो स्ट्रॉ हेड पायरेट का जो पैसा था वो वेल स्पेंट था एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो ये एडम वुड को ही यूटिलाइज कर रहा था ये स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के शिप में। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारा भाई फ्रैंकी आइसबर्ग और गालीला के एम्प्लॉय उन लोग फिनिश करके रेडी कर देते हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का नया शिप। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का नया शिप अनवेल होने के बाद सब सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बहुत ज्यादा ही खुश थे ये शिप को देख के। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि लूफी बोलता है फ्रैंकी को कि फ्रैंकी उसके पायरेट क्रू का हिस्सा बने, और वो नो एज अ आंसर नहीं लेगा। हम देखते हैं कि रॉबिन फ्रैंकी के बॉल्स को स्क्वीज करती है, और वो मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी मोमेंट था यार। ये मतलब मेरे को बहुत ज्यादा इंसेन लगा था, और ये काफी सही भी लगता है कि फ्रैंकी और रॉबिन ने मतलब रॉबिन ने किया जो कुछ भी किया फ्रैंकी के साथ, ठीक है। क्योंकि प्रीवियसली आर्क में हमारा भाई फ्रैंकी कई सारे क्रेजी बातें बोल रहा था रॉबिन को। वो बोल रहा था कि जिंदा रहना गुनाह नहीं है, वो सब सारी चीजें वो बोल रहा था रॉबिन को एनकरेज करने के लिए। तो वो मतलब काफी एक कूल सेगमेंट था, काफी एक फ्रीकी सेगमेंट था मेरे हिसाब से। पर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि फ्रैंकी नाटक कर रहा था। रॉबिन ने एक ही बार ऐसा किया था, पर फ्रैंकी नाटक कर रहा था, वो बहाना ढूंढ रहा था रोने के लिए। फ्रैंकी अल्टीमेटली ज्वाइन करता है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को। मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया कि किस तरीके से एनएस लॉबी से आने के बाद वाटर 7 पे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने बहुत ही एक बड़ा बैंक्वेट थ्रो किया था, बहुत ही एक बड़ा पार्टी थ्रो किया था। बहुत ही इंसेन लेवल का ये पार्टी था। हमको रॉबिन दिखाई दे रही थी, सब सारे लोग दिखाई दे रहे थे, पर मोर पर्टिकुलरली हमको आओकी जी रॉबिन को फिर से कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देता है। और वो बोलता है, वो पूछता है, आओकी जी पूछता है कि क्या तुझे लगता है कि ये तेरा मतलब घर है? क्या तुझे लगता है कि ये सब सारे लोग तेरे दोस्त है और तू इनको दोस्त बुला सकती है? ये तेरा मतलब फाइनल ग्रुप है जहां पर तू सेटल हो गई है, हैव यू गॉट अ प्लेस टू कॉल होम? या बेसिकली यहाँ पर आओकी जी ये पूछ रहा था रॉबिन को, और रॉबिन बोलती है हाँ, और हमारा भाई आओकी जी निकल पड़ता है। मेरे भाई फ्रैंकी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को ज्वाइन करने के बाद हमको दिखाई दे रहा था कि गाप फिर से आया था स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए। गाप ऑलरेडी यहाँ पर
आके वो मिला था लूफी से, वो सब सारी चीजें हुआ था, वो मतलब और एक सेगमेंट था इन इटसेल्फ। पर यहाँ पर गाप आया था लूफी को चेस करने के लिए, हालांकि उसने पहले बोला था कि वो लूफी के चेस नहीं करेगा, पर वहां पर वो आया था गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वजह से लूफी के चेस करने के लिए। यहाँ पर आओकिची भी हमको दिखाई दे रहा था। तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स इन अ हरी थे ये पूरे आइलैंड को छोड़ के जाने के लिए, और जैसे उन लोग काइंड ऑफ डिपार्ट करते हैं वाटर 7 से, फ्रैंकी पूछता है लूफी को कि क्या तेरे को मतलब सही लग रहा है हम लोग, क्या हम लोग एक मेंबर नहीं भूल रहे हैं यहाँ पर उस सब की बातें चल रहा था यार यहाँ पर। और बाद में हमको पता चलता है कि क्या हुआ था प्रीवियसली, क्या हुआ था जब लूफी और ग्रुप स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आते हैं वाटर 7 पे, तब उसप मतलब कोशिश कर रहा था, वो रिहर्सल कर रहा था कि कैसे वो फिर से रीइंटीग्रेट होगा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के क्रू में, कैसे वो मतलब फिर से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में एक मेंबर बन पाएगा फिर से। वो कई सारे सिनारियोस लिख रहा था, सांजी ने उसको देखा था कई सारे सिनारियोस लिखते हुए, तो सांजी बताता है सब सारे स्ट्रॉ हैट्स को कि ऐसा ऐसा चल रहा था उसप के साथ। उसप फिर से ज्वाइन करना चाहता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को। उसी टाइम पे लूफी जाके रिक्रूट करना चाहता था उसप को, वो सब सारी चीजें पैचअप करना चाहता था। पर मेरे भाई यही टाइम पे हमको फिर से एक आइकॉनिक मोमेंट दिखाई देता है पूरे वन पीस में। हमको हमारा भाई जोरो खड़ा होते हुए दिखाई देता है, वो एक स्टैंड लेते हुए दिखाई देता है। जोरो बोलता है लूफी को कि तू इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता है, तू मतलब लूफी एज अ कैप्टन एक सबसर्विएंट पोजीशन नहीं लेना चाहिए, वीकनेस का पोजीशन नहीं लेना चाहिए इस पूरे मैटर में। जोरो बोलता है कि अगर उसप ऐसे ही आता है फिर से क्रू में विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, वो अपोलोजाइज नहीं करता है जो उसने किया है उसके लिए, और वो ऐसे ही आता है और प्रिटेंड करता है कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, तो जोरो बोल रहा था कि वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। जोरो बोलता है लूफी को कि तू हमेशा मजाक कर सकता है, पर हमेशा याद रखना जो बंदा मेरे ऊपर है, अगर कोई बंदा उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मैं क्रू छोड़ के चले जाऊंगा। और एक टाइम पे नामी चिप इन करने की कोशिश कर रही थी, नामी पूछ रही थी जोरो को कि तू कौन है ये सब सारी चीजें बोलने के लिए। जोरो नामी को चेक करते हुए चुप बैठने के लिए बोलता है। ये और एक क्रेजी मोमेंट था यहाँ पर, ये मतलब हमको पूरे सिचुएशन की ग्रेविटी को दिखा रहा था कि जोरो कितना ये पूरे चीज को सीरियसली ले रहा है। जोरो सबके सामने सब लोगों को बोलता है कि ये हमारा कैप्टन है, ये कैसा भी हो पर ये हमारा कैप्टन है, और हमारे कैप्टन को सब सारे लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो क्रू अपने कैप्टन को रिस्पेक्ट नहीं करता है वो क्रू आगे चलते हुए बिखरेगा ही बिखरेगा। और जोरो बोलता है अंत में कि कभी भी ये आसान नहीं होता है, किसी भी क्रू मेंबर को ऐसे ही एक क्रू को छोड़ के जाना एक ये साधारण चीज नहीं है, ये मतलब बहुत ही एक सीवियर इशू है। जोरो के हिसाब से अगर उसप को आके फिर से ज्वाइन करना है क्रू को तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, पर उसप का जो पहला शब्द है उसके मुंह से निकलना चाहिए वो है एक हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। अगर उसप ये नहीं करता है तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स यहाँ से सेल करके अपने जर्नी पे चले जाएंगे, उसप को उन लोग यहाँ पर ही पीछे छोड़ के चले जाएंगे। ये सब सारी चीजें बोल के जोरो खत्म करता है अपने पूरे स्पीच को बोलते हुए कि हम लोग यहाँ पर पायरेट नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मतलब बच्चों का गेम नहीं खेल रहे हैं। ये बहुत ही क्रेजी मोमेंट था मेरे भाई, ये वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मोमेंट है मेरे लिए। जोरो के हिसाब से जोरो ने जो कुछ भी बोला वो बहुत ज्यादा सेंस करता था, और अल्टीमेटली होता यही है कि जब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स लीव कर रहे थे, डिपार्ट करते हैं वाटर 7 से और मरीन्स चेस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ गाप और आओकिजी, तब हम देखते हैं कि उसप आके इनिशियली वो अपने स्क्रिप्ट पे ही स्टिक करता है। वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स उसप को नोटिस करते हैं पर उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि उसप माफी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि उसप मतलब रोते रोते वो माफी मांगता है, जो कुछ भी किया उसने उसके लिए वो माफी मांगता है, जो एक सही बात था करने के लिए यहाँ पर। और अल्टीमेटली जब उसप माफी मांगता है सब सारे जो फसाड है वो नीचे गिर जाता है। लूफी अपना हाथ एक्सटेंड करता है उसप के लिए, और उसप और लूफी बहुत जोर से गिड़गिड़ा के रोने लगते हैं। और जोरो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पिंच में था, ठीक है, जोरो भी यहाँ पर काइंड ऑफ स्वेट कर रहा था कि क्या सच में उसप यहाँ पर नहीं आएगा क्या। जोरो की भी यहाँ पर थोड़ी फटी पड़ी हुई थी, ठीक है, जोरो भी नहीं चाहता था कि उसप बेसिकली हमारा क्रू छोड़ के जाए, बट दैट वाज समथिंग दैट वाज वो होना ही था यार, ये ऐसे ही होना था रिजॉल्व। तो मेरे भाई ये आग के एंडिंग सेक्शन में सब सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट साथ में आग के मिल के उन लोग डिस्कस करते हैं कि ये नए शिप का नाम क्या रहेगा। फ्रैंकी बताता है कि आइसबर्ग ने नाम दिया था कि ये शिप होगा 1000 सनी, जो बेसिकली शिप है जो 1000 सीज को कॉन्कर करेगा, सेल करेगा। तो यही नाम के ऊपर सब सारे लोग स्टिक हो जाते हैं। ये जो नया नाम है वो है शिप का 1000 सनी, और हमको दिखाई देता है कि फ्रैंकी यहाँ पर कूदे बस्ट को इनकॉर्पोरेट करता है, और कूदे बस्ट मार के ही उन लोग मरीन्स का छुटकारा पाते हैं, उन लोग फ्लाई ऑफ करके निकल लेते हैं नए जर्नी के लिए। तो मेरे भाई वाटर 7 सागा मेरा फेवरेट सागा है, और मेरे हिसाब से वन पीस यहाँ
पर ही पीक कर गया था। मुझे पता नहीं है कि लोगों का ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, पर मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि ये एक पीक आर्क था। ये डिफाइन करता है वन पीस के नोशन को। ये आर्क में हमको रॉबिन का फ्लैशबैक मिलता है, हमको फ्रैंकी का फ्लैशबैक मिलता है, हमको प्लूटन का लोर मिल रहा था, हमको यहाँ पर उसब क्रू छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहा था, उसब फिर से क्रू ज्वाइन भी करता है, हमको नया हमारा भाई फ्रैंकी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहा था स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को। CP9 एज एंटेगनिस्ट काफी एक क्रेजी एंटेगनिस्ट थे। नया पावर सिस्टम, रॉब लुच्ची एक क्रेजी विलन था। मेरा फेवरेट विलन है रॉब लुच्ची। तुम लोगों का क्रोकोडाइल हो, दो फ्लमिंगो हो और कई सारे चीजें हो जिसके कैरेक्टर के अंदर डेप्थ हो, मेरा फेवरेट रॉब लुच्ची है। इस पूरे सीरीज में अभी तक मेरा फेवरेट विलन रॉब लुच्ची ही है। मेरे भाई मैं एक्चुअल में ये वीडियो को 20 मिनट का वीडियो बनाना चाहता था, पर जब मैंने स्टार्ट किया मैं बढ़ते गया और मैं अब यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इतना देर तक लोग देखेंगे, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि ये आर्क मेरा मतलब मैंने इसको बहुत ज्यादा ही एंजॉय किया है यार। ये मेरे दिमाग में मतलब हमेशा से रहेगा ये आर्क। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे आर्क को लेके? क्या तूने ये वीडियो अंत तक देखा है, जो मेरे को लगता है कि लिटरली इम्पॉसिबल है, पर पता नहीं, अगर देखा है तो डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP। ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।